बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। उम्मीद है कि आपकी सुबह बहुत ही पॉजिटिव नोट पे शुरू हुई होगी। फिर मैंने तो आज सुबह का आगाज़ बहुत ही पॉजिटिव किया। वेंट फॉर अ वॉक, ऑब्वियसली सुबह फजर के वक्त जागी, अपने बाकी मामलात किए अल्लाह मियाँ और अपने, उसके बाद फिर वॉक पे निकल गई, डॉग्स को अपनी वॉक कराई, बच्चे शच्चे रेडी किए, उसके बाद फिर आप लोगों के पास आई। मंडे मॉर्निंग का आगाज़ हमेशा इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि पॉजिटिव तरीन नोट पे करें। मूड ख़राब हो भी रहा है तो उसको सेट करें, क्योंकि आपके पूरे हफ्ते की टोन जो है वो आज के दिन से ही सेट होगी। खैर, जहाँ पे हम टोन की बात कर रहे हैं या बात की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आज मैं बात करना चाहूँगी एक चुप 100 सुख। एक चुप 100 सुख का मतलब कि भाई एक जगह जहाँ पे बंदा चुप रह जाता है, वहाँ पे फिर हज़ारों ऐसे मामलात या एटलीस्ट 100 के करीब ऐसे मसाइल होते हैं जिनसे आप बच जाते हैं। व्यूअर्स, हम हमेशा कहते हैं कि बात करनी चाहिए, अपनी आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, और आजकल जो नई जनरेशन है उसका फोकस यही होता है कि हम अपना पॉइंट, अपनी फीलिंग ज़रूर एक्सप्रेस करें। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हर स्टेज पे, हर मोमेंट पे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के कुछ नुकसानात भी होते हैं। जब आप हर वक्त अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और गलत मौके पे भी आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर जाते हैं, तो मामला हल होने के बजाय ज़्यादा बिगड़ जाता है। और हम हमेशा कोशिश करते हैं मॉर्निंग एट होम पे कि उन चीज़ों की बात करें जहाँ पे इंसान के लिए आसानी भी पैदा हो और किसी मसले में पड़ने से पहले हम निकल जाएं। जैसे कि कुछ ऐसे मौके, 3 ऐसे मौके हैं जो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जहाँ पे अगर इंसान चुप हो जाए, उस वक्त चुप हो जाए, ये नहीं कि आप परमानेंटली चुप हो जाएं, उस वक्त आप चुप हो जाएं, उस मामले को निकलने दें, उसके बाद फिर अपनी फीलिंग्स, अपनी नाराज़गी, अपना गिला शेयर करें। होता ये है कि देखिए, लॉजिकल सी बात है, मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है, आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है, आप बोल रहे हैं, मैं भी आगे से बोलूँगी, आप अपनी दिफा करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए डिफेंसिव हो जाएंगे और मज़ीद और मेरे साथ झगड़ा करेंगे, और वो मसला हल होने के बजाय और बिगड़ जाएगा। कभी कभी जब इख्तलाफ राय होती है या कोई मामला इस किस्म का होता है, तो चुप का साथ देना ज़्यादा सेंसिबल होता है। सबसे पहले तो जब आप गुस्से में हो तो चुप रहो। देखें, इंसान जब गुस्से में होता है तो बहुत सी ऐसी फीलिंग्स, बहुत सी ऐसी इमोशंस होती हैं जो उस वक्त शायद आपको बड़ी जायज़ लग रही होती हैं, लेकिन उनकी वजह से आपके लिए कोई बहुत बड़ा मसला भी खड़ा हो सकता है। गुस्से में हम कंट्रोल में नहीं रहते, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो दूसरों को तकलीफ़ देते हैं, बाद में उन्हीं अल्फाज के बारे में सोचते हैं और उस सिचुएशन को हम रिग्रेट करते हैं। इसलिए बेहतर होता है कि इंसान चुप रहे। इसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जब मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा हो रहा होता है और झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और गुस्से में दोनों एक दूसरे को तलाक 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 कह देते हैं। देखिए, ये अल्फाज बहुत सोच समझ के अपने मुंह से निकालने चाहिए, और जो भी है ये एक डिवोर्स का तरीका है। सो इस वजह से इंसान को बहुत एहतियात करनी चाहिए और अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। अगर ऐसा डिसीजन लेना भी है इंसान ने, तो अपने आप को काम डाउन करके, रिलैक्स करके, ऐसे लम्हे पे नहीं जब आपका गुस्सा पीक पे है और आपका गुस्सा छत पे जाके बज हुआ है और आपको समझ नहीं आ रही है कि आप क्या करें, और उस बगैर सोच समझ के मामले को आप बिगाड़ देते हैं ओवर रिएक्ट करके। देन जब लोग आपकी बात की कदर ना करें तो चुप रहो। देखिए, बड़ी दफ़ा लोग आपसे पूछ रहे होते हैं आपकी राय, या बगैर पूछे आप अपनी राय शेयर करते हैं या अपना ओपिनियन देते हैं। देखिए, समटाइम्स बच्चे भी सही बात कर देते हैं, लेकिन बच्चों की बात को अहमियत नहीं दी जाती, क्योंकि उनकी बात सुननी नहीं है, क्योंकि बड़े जो हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, ये हमारी सोच होती है। लेकिन अगर लोग अपनी बात नहीं समझा रहे और उनकी कदर, मतलब अगर आप अपनी बात समझा भी रहे हैं और आपकी बात की कोई कदर ही नहीं कर रहा, तो बेहतर है कि इंसान फिर चुप हो जाए और किनारा कशी कर ले। ये समझना ज़रूरी है कि हर शख्स आपकी बात समझने और कदर करने की सलाहियत ही नहीं रखता, और अगर रखता भी है तो वो बॉदर नहीं कर रहा या कर रही। तो बेहतर ये है कि इंसान अपनी एनर्जी ऐसे लोगों पे ना ज़ाया करें और अपने ज़बान को लगाम दे के चुप हो जाए। सो एक, गुस्से में प्लीज़ चुप रहें। ज़रूर अपने गुस्से में जो आपकी फीलिंग्स हैं उनको शेयर करने के लिए अंदर अपने जमा कर लें, लेकिन बात तब करें जब आप काम डाउन हो जाए। चीखते चिंघाड़ते गुस्से में जब हम बात करते हैं उसकी सिग्निफिकेंस नहीं रहती। सेम थिंग विद जो बंदा आगे आपकी बात, मतलब अगर वो आपकी बात का उनकी ज़िंदगी में कोई इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा और वही चीज़ वो बार बार रिपीट पे करते जा रहे हैं, तो अपने सांस को और अपनी ब्रेथ को और अपनी एनर्जी को ना ज़ाया करें। तीसरा, जब
मतलब जब आप लोगों को सुनना चाहते हैं तो चुप रहें। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपने किसी की बात को सुनना है तो प्लीज़ चुप होके सुने। हम बात करते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि मैं अपनी बात दूसरे को सुनाऊं, लेकिन कॉन्वर्सेशन का मतलब ये है कि आप भी उनकी बात सुने और वो भी आपकी बात सुने और मिलजुल के एक कॉन्वर्सेशन हो। सो जब दूसरे की बात सुननी है तो चुप करके सुननी है, अपने दिमाग को भी चुप करना है और उस बंदे की बात के ऊपर तवज्जो देनी है। उसकी बात सुनने के बाद अगर आपके कोई सवालात हैं, कोई क्वेरीज हैं या रिस्पॉन्स है, ज़रूर दें, लेकिन अगले को अपनी बात मुकम्मल ज़रूर करने दें। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तब भी हमें चुप का साथ देना चाहिए। और एक और पॉइंट ज़रूर यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी, जब अपनी डिग्निटी को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना हो। देखिए व्यूअर्स, कभी कभी ऐसी सिचुएशन, ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाता है कि क्योंकि किस तरह से मैं एक्सप्लेन करूं कि आप बात तो कर रहे हैं लेकिन उल्टा आपकी ही बेइज्जती हो रही है। अगला बंदा ना तो आपकी बात अंडरस्टैंड कर रहा है ना कॉम्प्रहेंड कर रहा है। हर जगह हर बंदे के सामने आप अपने मयार को गिराने की ज़रूरत नहीं है। हर बंदे के साथ मुंह मारी करना, जैसे साइलेंस, जैसे कि अननेसेसरी लड़ाई के अंदर, चीप टॉक के अंदर, लो वाइब्रेशन वाले लोगों के साथ अगर आपने अपने आप को सेफली लेके चलना है तो बेहतरीन तरीका ये है कि चुप का साथ दें। जब हम खामोश रहते हैं तो अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत को हम खुद ही प्रोटेक्ट कर लेते हैं। सो व्यूअर्स, चुप रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैं चुप हो जाऊंगी तो भड्डा ख़त्म हो जाएगा और आप अपने आप को नीवें कर रहे हैं। बात ये नहीं होती। कभी कभी चुप रहना एक स्ट्रेटेजिक मूव होता है ताकि अगले बंदे ने जितना बोलना है बोल ले। देखिए व्यूअर्स, झगड़े में भी आप चीख रहे हैं, मैं नहीं चीख रही, मैं चुप करके आपकी बात सुन रही हूँ। मैंने आपकी बात सुन ली, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा, गुस्से में मैंने बोलने, आगे से जवाब देने के बजाय चुप का दामन थाम लिया, या मैं वहाँ से चली गई, या मैं बैठ गई, या मैंने पानी पी लिया और अगले को मैंने अपने अंदर का मलबा निकालने दिया। अब उसी लम्हे में अगर मैं भी चीखना शुरू हो जाती हूँ तो उधर भी चीखें और ऊंची हो जाएंगी, मेरी भी चीखें ऊंची हो जाएंगी, झगड़ा बढ़ता चला जाएगा और एंड में हल के जगह मामला और ख़राब हो जाएगा। अगर उस वक्त बंदा चुप हो जाता है, कहता है अगले को बोलने दो। देखिए, इज्जत आपकी तब तक ख़राब नहीं होती जब तक आप मुँह मारी में नहीं पड़ते। इंसान बदतमीज़ी कर भी रहा है, आपके साथ फजूल गुफ्तगू कर रहा है, लूज टॉक कर रहा है, आपको इंसल्ट कर रहा है, चीख रहा है, वो इस वक्त गलती पे है और इर्द गिर्द वाले भी देख रहे हैं कि वो इंसान गलती पे है। इसलिए इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप आगे से उस मुँहमारी में पड़े। ये बात मैंने व्यूअर्स बहुत लेट ज़िंदगी में सीखी कि भाई हर बंदे के साथ हर मसले के अंदर मुँहमारी करना ज़रूरी नहीं है। अपनी हिम्मत ख़राब, अपनी एनर्जी को ख़राब करना, अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब करना, क्या फ़ायदा। बेहतर ये है कि उस वक्त चुप हो जाएं, अगले की बात सुन लें, अगले को मौका दे कि वो आपसे माफ़ी मांग ले, सॉरी करे। और याद रखें, जब भी एक इंसान बोलता है और दूसरा नहीं बोलता तो उस बंदे को एहसास भी जल्दी होता है और वो माफ़ी की तरफ भी आ जाता है। लेकिन जब लड़ाई चीखम धाड़म दोनों साइड पे चल रही होती है, इवन हाथापाई पे चली जाती है, उसके बाद तो फिर दोनों लोग गलती पे हैं, फिर वो मसला लंबा होता चला जाता है और ख़त्म नहीं होता। सो बेहतर ये है कि चुप हो जाए। और व्यूअर्स, इधर एक और बात कहूँगी कि जहाँ पे रिश्ते बहुत ज़्यादा वैल्यू और इम्पोर्टेंस रखते हैं ना, माँ बाप, भाई बहन, औलाद, चुप हो जाना ही बेहतर है। बंदा चुप होके बाद में आराम से तहम्मुल से बात करे, 100 गुना बेहतर है। शेफ अनम शेख हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, बहुत एक अच्छा चुप टॉपिक। 100 सुख। बिल्कुल। हम हमेशा ये कहते हैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, अपने सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस करें, ज़रूर बताएं अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है। लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे बोलना भी अपने हक के लिए अपने साथ ही ज्यादती है, क्योंकि अगले ने तो सुनना नहीं है। बिल्कुल। और आपने अभी इतनी अच्छी बात की कि जब एक सामने वाला बंदा चीख रहा हो ना और फिर आप उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दें तो वहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा जल्दी रियलाइजेशन आती है। लेकिन अगर आप भी मतलब बाकायदा तौर पे दोनों तरफ से आर्गूमेंट्स बहुत हीटेड हो जाएंगे तो वहाँ पे एक तो किसी चीज़ का कंक्लूजन की तरफ नहीं आ पाते। और रिश्ते अगर आपने बचाना है, अगर रिश्ता बचाना ही, अगर आपने सोचा ही है कि बचाना है और अगर आपने सोचा है कि नहीं बचाना तो फिर लगे रहे, क्योंकि अगर आपने रिश्ता बचाना है तो फिर आपको खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी, चाहे आपको पता है कि आप इस वक्त राइट पे हैं। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा हीटेड कोई भी बात कर रहे होते हैं या कोई भी लड़ाई हो रही होती है तो उसमें ये एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि जब बंदे का माइंडसेट थोड़ा नॉर्मल हो जाए, उसका वो कहते हैं ना कि पारा थोड़ा नीचे आ जाए, वो तभी उस स्टेट में होता है चीज़ समझने के। और वही चीज़ है ना कि
साइलेंस समटाइम्स इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। एग्जैक्टली। बिकॉज मैंने ज़िंदगी में बहुत नुकसान उठाया है इस चीज़ की वजह से कि मैं चुप नहीं होती थी। मुझे गुस्सा चढ़ता था, कहीं नाइंसाफ़ी होते हुए देखती थी, इतना ज़्यादा बोल जाती थी कि अगले ने अगर सुननी भी होती थी बात तो उसका दिमाग सुन हो जाता था कि ये तो चुप ही नहीं कर रही। अब मैं क्या करती हूँ कि अगर मामला बिगड़ भी रहा होता है, मैं थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस ले लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। रिसेंटली भी इसी टाइप का एक मामला हुआ, कुछ मुँह मारी हुई, एक इंसान ने मेरे से बदतमीज़ी की, मैं चुप रही, मैंने नहीं आगे से रिस्पॉन्ड किया, मैं बल्कि चुप ही रही। उसके बाद 2-3 दफ़ा जब मतलब उन्होंने अप्रोच किया और फिर फलानी सॉरी की तो मैंने बात दरगुजर कर दी एंड मैंने लेट को कर दिया। लेकिन अगले को एहसास हो गया। एहसास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है व्यूअर्स, और जब लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ जाता है और चीखम धाड़म कर रहे होते हैं तब एहसास ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। और एहसास के दामन को नहीं छोड़ना। अच्छा जुगना भी, आपकी एक बात बड़ी मुझे अभी अच्छी लगी है, वो ये है कि अगर मेरा ख्याल है कि अगर आपका बहुत हीटेड कोई भी कन्वर्सेशन हो रही है तो उसमें अगर आपको कोई बंदा कुछ समझा रहा है, जैसे अभी आप अपनी मिसाल दे रही थी, तो उसमें अगर आपको फॉर द टाइम बिंग कोई बंदा समझा भी रहा है, थोड़े से उसका लहजा का थोड़ा सा तल्ख हो भी गया, तो सामने वाले को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, अगर आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें करनी है। और अगर हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो आज मैंने एक बड़ी प्यारी पर्सनालिटी की बात करनी है व्यूअर्स। हम जहाँ पे ट्रिब्यूट उन लोगों को देते हैं जो दुनिया में नहीं है, वहाँ पे हमारे जो आर्टिस्ट इतना ब्रिलियंट काम कर रहे हैं और इतनी हाई अचीवमेंट्स कर रहे हैं, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट पाकिस्तान से बाहर भी हमारा मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। एहसास की अगर बात कर रहे हैं तो एहसास के ज़ुमरे में ये बात भी आती है कि हम अपने कॉलीग्स को, अपनों को एटलीस्ट वो इम्पोर्टेंस और वैल्यू दें जो वो डिज़र्व करते हैं। मैं बात कर रही हूँ आपके मेरे हर दिल अजीज़ इंटरनेशनल सुपरस्टार एहसन खान की। भाई एहसन खान को मुबारकबाद देनी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रोमिनेंट ब्रिटिश पाकिस्तानी एक्टर एहसन खान को लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट में अवार्ड से नवाजा गया। ये बहुत बड़ा अवार्ड था जिनसे इनको नवाजा गया। इनके एक्सेप्शनल टैलेंट, इनकी कमिटमेंट टू आर्ट और इनकी पॉजिटिव सर्विसेज को रिकग्नाइज़ करते हुए ये रिकग्निशन पाकिस्तान एंड ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों के लिए फ़ख्र का लम्हा है और मुझे भी देख के बड़ी खुशी हुई। और सिंपल सी बात है व्यूअर्स, एहसन के साथ मेरा एक बहुत पुराना बड़ा लंबा साथ है, बल्कि वन ऑफ माय फर्स्ट एक्टिंग प्रोजेक्ट्स जो मैंने पाकिस्तान में किया वो मैंने एहसन के साथ ही किया। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट व्यूअर्स, जितनी मेहनत मैंने एहसन को करते हुए देखी है, मतलब मैंने इतना हार्ड वर्किंग, इतना फोकस्ड और इतना डिसिप्लिन बंदा कम ही देखा है ज़िंदगी में। और उसके साथ साथ एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, पॉजिटिविटी। सो आज अपने दोस्त को रिकग्नाइज़ करते हुए, एक ऐसा दोस्त जो लिटरली फैमिली मेम्बर की तरह है, एहसन खान, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मॉर्निंग एट होम इज़ सो प्राउड ऑफ यू। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क इज़ सो प्राउड ऑफ यू। वेल डन एहसन। आपने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी हमेशा हमारे मुल्क का नाम रोशन किया। और ये अवार्ड आपको सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हैं, इसलिए भी मिला, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है व्यूअर्स रिकग्नाइज़ करना। एहसन ने जितना काम CSR एक्टिविटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से किया, ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए, बच्चों की एम्पावरमेंट के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, इसकी रिकग्निशन में भी ये अवार्ड उनको मिला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एहसन खान, सो प्राउड ऑफ यू, वेल डन। हम छोटी सी ब्रेक के बाद व्यूअर्स वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं हमारी कोशिश होती है मॉर्निंग एट होम पे हमेशा उन चीज़ों को टच अपॉन करें जो उस वक्त टाइमली चीज़ें चल रही होती हैं। जैसे कि सर्दियां हैं और जब सर्दियों की बात करते हैं और लाहौर की बात करते हैं तो कुछ ऐसी सौगातें हैं जो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं यूटिलाइज़ करने को। वैसे तो हम अपने प्रोग्राम में तो बनाते ही हैं चीज़ें, बट आपस में भी हमारा लेन देन का सिलसिला चलता रहता है। आज जिस चीज़ की हम बात करने जा रहे हैं उसकी, भाई सरसों का साग। हाँ जी बिल्कुल। पंजाब की जब बात करें, लाहौर की बात करें, तो कैसे हो सकता है कि हम सरसों के साग को एक लम्हे के लिए भी भूल जाएं। बिल्कुल। आज की रेसिपी में जितनी चीज़ें भी हम बना रहे हैं वो सारी ही सर्दियों से, विंटर से रेलेवेंट है। सरसों का साग, साथ में मकई की रोटी बनाएंगे, और मीठा कैसे हम भूल जाए, तो मीठे में हम अंडे का हलवा बनाएंगे। बिल्कुल सही। तो अंडे के हलवे की सबसे पहले तैयारी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अंडे तोड़ के डालें। सबसे ये सारे एग्स आप तोड़ के डाल लें, और उसके बाद आपने अप्रॉक्स 4 कप के करीब इसमें दूध डाल देना है। तो ये पूरा ही डाल दूँ? जी, ये 4 से थोड़े ज़्यादा ही होंगे,
थोड़ा सा बचा लीजिएगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। थोड़ा सा अगर ज़रूरत- आधे से डाल। बिल्कुल, तो वो ये और ये डाल के मैंने फिर अच्छा अंडे का हलवा एक ऐसा हलवा है जिसकी सच्ची बात है ना, तो मैं कोई बहुत बड़ी फ़ैन हूँ ना ही मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो जो अंडे का एक आफ्टर टेस्ट आ रहा होता है ना, वो बंदे को बड़ा डिस्टर्ब करता है। अच्छा, उसके लिए हम इसके अंदर यूज़ करेंगे इलायची पाउडर। अगर फिर भी उसके बावजूद भी अगर आपको अंडे के हलवे के अंदर अंडे का जो फ्लेवर है वो ओवरपावरिंग लग रहा है, तो उसके लिए सबसे अच्छा हल है कि आप उसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर दें। बिल्कुल, हम भी यही यूजुअली घर में करते हैं एंड फिर वो बैलेंस हो जाता है। थोड़ा सा कमर्शियल साइड पे उसका थोड़ा सा फ्लेवर आना शुरू हो जाता है, लेकिन इलायची पाउडर से भी काफ़ी हद तक जो है वो बैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको इलायची पाउडर का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, तो उसका अदर ऑप्शन ये है कि आप उसमें वनीला एसेंस डाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों चीज़ों के बगैर जो है अंडे का हलवा इनकम्प्लीट है। और देखिए ना, बच्चों के लिए एक बेहतरीन सोर्स ऑफ प्रोटीन आ गई आपके पास। बिल्कुल। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं उनकी सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उनको हम प्रोटीन की अच्छी मकदार दें। तो जब आप अंडे का हलवा बनाते हैं तो प्रोटीन की बड़ी अच्छी मकदार अंदर चली जाती है, लेकिन याद रखें कि ये आपका कोई हेल्दी ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, नॉट अ हेल्दी हलवा मेरा ख्याल है कि कोई भी जो है वो हेल्दी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसमें घी की मकदार काफ़ी ज़्यादा जाती है। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल भी ये रेकमेंड नहीं करूँगी। अगर देखिए जुगनाबी, मीठा जो होता है ना वो वैसे भी लाइक 1 से 2 टेबल स्पून ही होता है, पूरा बाउल्स भर के खाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, इसके अंदर तकरीबन आपने इसमें ऑयल भी डाल घी दिया? डाल दिया। घी डाल दिया। घी डाला है 1 कप। अगर हमें और ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसके अंदर मौके पे डाल देंगे। अच्छा, अब इसके अंदर चीनी जाएगी तकरीबन 20 टेबल स्पून के करीब। अभी इसके अंदर 15 गए थे। ओहो, हाँ जी, वो मैं साथ साथ चीज़ें भी सीधी कर रही हूँ। अच्छा जी, इसमें 1 2 3 4 और 5 तकरीबन 20-21 चम्मच चीनी जाएगी। तकरीबन 2 कप या 1.5 कप के करीब आप समझ लें अप्रॉक्स चीनी की। आधा किलो चीनी एग्जैक्ट मेजरमेंट्स हैं, जी। इसलिए आपके साथ नॉर्मली हम हस्बे जायका वगैरह कहते हैं, क्योंकि इसको आपने पकाना इस तरह से है, क्योंकि आप अगर ऊपर से बाद में चीनी डालते हैं ना तो वो मेल्ट नहीं करती, फिर बिल्कुल वो फिर दाने दाने रह जाते हैं। अब इसमें हमने मिल्क डाल। हाँ जी, अब आप इसके अंदर मिल्क डाल लें 4 कप्स। 12 एग्स के हिसाब से मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। उसमें 4 कप दूध जाएगा, तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब इसमें शुगर जाएगी, जो कि अप्रॉक्स 16 से 21 चम्मच के करीब होगी। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे येलो फूड कलर, इलायची हाँ पाउडर। जी, इलायची पाउडर। ये सारा? नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा ये लें, उसके वो ना जाए ना, ये लें, इससे डाल लें। मैं यहाँ से ये अगर आप इसके थोड़े से वो और डालें थोड़ा सा जुगना भी, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब भर के आपने इसके अंदर इलायची उसी से तो आपकी जो वो खुशबू वाला है। वैसे तो क्योड़ा भी आप डाल सकते हैं एसेंस, लेकिन अगेन फ्लेवर अच्छा, अब साथ में इसमें येलो फूड कलर जाएगा। आप लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं और इस तरह पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। बट अगर इस तरह पाउडर फॉर्म में डालना है तो लिक्विड में डाल के उसको पहले मिक्स कर बिल्कुल। लीजिएगा। अब ये हो गया हमारा एक हिस्सा रेडी हो गया। अब हमने इसको अपने उसमें एज इट इज डाल दूं बस? जी, एज इट इज डाल लें। बेस में ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा डाल लें ताकि फौरन अंडे एकदम कुक ना होना शुरू हो जाए। बिल्कुल सही है। थोड़ा सा हमने ये डाल दिया और अब हमने इसको इसकी कुकिंग की तरफ अब इसकी कुकिंग की तरफ, और हल्के हाथ से आपने इसका जो चम्मच है उसको कंटिन्यूसली स्टर करते जाना है। और जब आप उसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे तब ही उसके अंदर जाएगा क्या कहते हैं, जो ग्रेन्स आपको एग्स के चाहिए वो उसमें बनना शुरू हमारा होंगे। स्पैचुला किधर है, मैं वो ढूंढना चाह रही हूँ। मुझे ये ले लें। हाँ, इसमें डालें थोड़ा सा दूध। आप डालिए। आप डालें हाँ, तो अच्छा इसके अंदर। हाँ, हाँ जी, हमारा एक चम्मच है स्पैचुला टाइप, वो भी मैं ढूंढना चाह रही हूँ ज़रा सा। हाँ चलिए बस। स्पैचुला के साथ ना बेस्ट हाँ, बनता है वो जो स्पैचुला प्लास्टिक से का एक। बहुत अच्छा आपका जो है ना आपके वो पास। एक एलिमेंट हो जाता है। अच्छा जी, अब बिल्कुल इसको सही। हम हिलाते रहेंगे। अब हमने इसके अंदर बेसिकली क्लाउड्स नहीं बनने देने। अभी हमने इसको बिल्कुल, आप इसी से कर ले जुगन, आप ही, मेरा ख्याल है वो अभी अवेलेबल नहीं है। हाँ जी ठीक। तो इसी से कर लेते हैं। अब आपने इसको इसी तरह से करते रहना है। इसको बिल्कुल हमने लिक्विड फॉर्म में पहले लेके आना है। इसके अंदर ग्रेन्स राइट अवे नहीं होने चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पकेगा उसके बाद इसके अंदर जो है वो ग्रेन्स आने स्टार्ट होंगे। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले रेसिपी बता देती हूँ। अंडे के हलवे की ही रेसिपी पहले शेयर कर लेते हैं। अंडे के हलवे के लिए हमें अंडे चाहिए 12 अदद, घी चाहिए हमें 1 कप के करीब, चीनी इसमें जाएगी 16 खाने के चम्मच, दूध इसमें जाएगा 4 कप के करीब, ज़रदा रंग इसमें जाएगा 1/4 चाय का चम्मच, इलायची पाउडर आधा चाय का चम्मच, बादाम पिस्ता चांदी के वर्क के साथ इसकी हम गार्निश करेंगे।
बहुत ही आसान और कुछ बनने वाली ये रेसिपी है। सबसे पहले आपने एग्स ले लेने, अब ये 12 के हिसाब से जैसे जैसे क्वांटिटी आप बढ़ाते जाएंगे उस तरीके से जो है वो रेशो बढ़ती जाएगी। सारी इस तरीके से आपने क्या करना है, सबसे एक ही पैन के अंदर सब कुछ आपने रेडी करना है। आपने 12 एग्स उसको आपने क्रैक कर लेना है अपने बाउल में। उसके बाद आपने उसके अंदर तकरीबन 16 से लेके 20-21 के चम्मच के करीब आपने इसमें शुगर ऐड कर देनी। 4 कप इसमें दूध जाएगा और साथ में 1 कप इसके अंदर हम घी डालेंगे। इलायची पाउडर इसमें तकरीबन हम 1/4 चाय का चम्मच या आप आधा चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं, जितना आपको फ्लेवर पसंद। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो फिर आप इसको स्किप करके आप इसके अंदर जो है वो वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। क्या क्या हमने रखा हुआ है? फुल मखाना मैं आपको बताने लगी हूँ। अच्छा, अब आ गई इसके अंदर, ये थोड़ा सा कुक हो जाए तो हम ये मिक्स नट्स हैं, इसमें काजू है, बादाम है, पिस्ता है और जो है वो फूल मखाने, उसको हमने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। इस तरह क्रश फॉर्म में हम इसको ऐड करेंगे और साथ में हम इसके अंदर किशमिश यूज़ करेंगे। ब्लैक रेजन्स और जो ऑरेंज येलो रेजन्स होती हैं वो दोनों हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद जब बिल्कुल आपका अंडे को स्टर करते रहना है आपने, जब वो बबल्स आना शुरू हो जाए आपने उसको इतना पकाना है कि वो बिल्कुल मिनी छोटे छोटे बॉल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल छोटे छोटे मिनी जैसे छोटे बॉल्स होते हैं ना, उस तरह में आपका जब आपका अंडे की शक्ल आ जाए उसका मतलब है कि अब आपका अंडे का हलवा जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया। ऑयल साइड से सेपरेट या घी साइड से सेपरेट हो जाएगा। आप इसको देसी घी में भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा सा जो है फ्लेवर आना स्टार्ट हो जाता है। अब इसी टाइम में ये थोड़ा सा और पक जाए तो जुगन आपने ये सारे इसके अंदर जो है मिक्स नट्स डाल देने। लास्टली जब ये बिल्कुल रेडी हो जाए तो आपने इसकी गार्निश करनी है चांदी के वर्क के साथ और उसके साथ आपने इसके ऊपर कटे हुए बारीक बादाम जो है वो आपने डालने हैं। अब इसमें जो आलमंड्स वगैरह या जितना भी ड्राई फ्रूट है वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप क्या डालना चाहते हैं और क्या स्किप करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन अगर ज़रा सी इसके अंदर फ्लेवरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें डालते हैं ना तो वो जो स्मेल और जो चीज़ें होती हैं हाँ ना, जी, वो बहुत बेहतर हो एक्सेस आप कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे जुगन आप ही तो उसका फ्लेवर जो है ख़राब हो जाएगा। अब दूसरी साइड पे हम आ जाते हैं सरसों के साग के लिए। तो सरसों के साग के लिए सबसे पहले मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। इसमें ऑयल या कुछ डालना है? नहीं, अभी कुछ नहीं डालना। इसमें डाल लें, इसमें आप डाल लें तकरीबन थोड़ा और। बिल्कुल ठीक है, तब तक आप रेसिपी बताएं ताकि हमारा ऑयल जो है। पानी इसमें जाएगा 2 से 3 कप के करीब। सरसों का साग 1 किलो, पालक 1 गट्ठी, बाथू का साग 1 गट्ठी, मेथी 1 गट्ठी, लहसुन इसमें जाएगा 12 से 15। जब वे हरी मिर्चें इसमें जाएंगी 8 से 10, नमक हस्बे जायका या आप 1.5 चाय का चम्मच। साग उबालने की रेसिपी अभी मैं आपको बता रही हूँ। साथ में इसमें जाएगा मकई का आटा तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। उसके बाद तड़के के लिए हम यूज़ करेंगे घी तकरीबन आधा कप, मक्खन 2 से 3 खाने के चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, सुर्ख मिर्च या हरी मिर्च आप इसके अंदर डाल सकते हैं 7 से 8, और अदरक 2 से 3 इसके जो आप कह लें कि छोटे छोटे पीसेस करके उसको हम सबको क्रश फॉर्म में करके ले आएंगे। और उसके बाद इसी तरह से एक इस टाइप का एक क्रश फॉर्म में रेडी कर लेंगे। अब एक पैन में आपने हम बनाएंगे इसको मिट्टी की हांडी में, लेकिन तड़का इसका फिलवक हम रेडी करेंगे पहले अलग से। घी डाला है तकरीबन 1 से 1.5 कप, अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो हम और डाल लेंगे। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, सारी चीज़ों को कट कर लेना है एक साथ ही अच्छी तरीके से अच्छे तरीके से आपने उसको उबाल लेना है। इसी के अंदर ही आपने हरी मिर्चें भी डाल देनी है और लहसुन भी डाल देना है। फिर आपके पास जो मधानी होती है वो उससे अगर हाथ से कर लेंगे तो बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा, लेकिन अगर आपको थोड़ी जल्दी है तो आप उसको जो है वो बीटर जो मशीन होती है आप उससे भी अच्छे से अपने जो साग है उसको ग्राइंड कर सकते हैं। जब ये प्रोसीजर हो गया, इस पोजीशन पे आप अपने साग को बेशक फ्रीज़ भी कर सकते हैं कि जब आपका दिल करे आप निकाल के उसका तड़का रेडी करें और उसमें साग डालें, उसको तकरीबन 15 से 20 मिनट अच्छी तरीके से कुक करें और उसको आप सर्व कर सकते हैं। तो तड़के के लिए घी जाएगा 1 से 1.5 कप के करीब। उसके बाद उसके अंदर मक्खन जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन को अच्छी तरीके से आपने फाइनली चॉप कर लेना है। और चॉप करने के बाद इसको थोड़ा सा पकाना है, हार्डली कोई 4 से 5 मिनट। और उसके बाद ये जितना साग है उसमें डालकर अच्छी तरीके से उसकी भुनाई करेंगे अंटिल तब तक जब तक आपकी साग का पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, वो थोड़ा सा थिक फॉर्म में आना शुरू हो जाए। तो उसके बाद फिर आपने अपना अगला प्रोसीजर स्टार्ट करना है। अब जुगन आप भी ज़रा हाथ बचा के, नहीं तो आप मुझे दे दें, मैं इस तरफ आ जाती हूँ और आप इस तरफ आ जाए। अच्छा, इस तरफ अपने हाथ बचा के जरा ना, अब काम शुरू हो गया स्प्लैश। अच्छा, यहाँ पे क्या अच्छा, अब यहाँ पे आप ये जो है सारा, हाँ जी सारा ध्यान से
अब ये अगर आप अंडे की शक्ल देख रहे हैं तो ये ग्रेन्स में आना शुरू हो गया है, तो ये इसकी निशानी है कि ये पकना शुरू हो गया है। इसमें से मॉइस्ट ख़त्म होता जा रहा है और अब इसके अंदर जो है वो अंडा अपनी पोजीशन में आना शुरू हो गया है। तो आपने बस इसको इस तरह, कोई बंदा या बच्चा या किसी को आप, खैर बच्चों को तो इसमें बिल्कुल ना इंगेज करेंगे क्योंकि स्प्लैशेस काफ़ी ज़्यादा होगा, तो आपने ये चीज़ कर लेनी। जो कि आप घी थोड़ा और डलेगा, घी और डलेगा, चलो बस। अब इसको आपने 4 से 5 मिनट पकाना है और साथ में बेशक वो मसाले भी डालने हैं। ये सारा हाँ डाल, जी, ये सारा डाल। अब जैसे ही आपका साग, ये तड़का रेडी हो जाएगा, 4 से 5 मिनट हम इसको कुक करेंगे। बेसिकली हमने चीज़ों का कच्चापन जो है सिर्फ ख़त्म करना है। जैसे ही वो कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो जितना साग है हम इसमें डालकर उसको पकने के लिए छोड़ उसको देंगे। एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे जी, और फिर उसके बाद इसको मिट्टी की हांडी में बिल्कुल हम शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट हाँ कर जी। देंगे। और फिर लास्टली हम इसके ऊपर ऐड करेंगे बटर। अब मैं आपको मकई की रोटी की रेसिपी बता दूं। हाँ, मकई की रोटी की रेसिपी भी बता दो। हाँ जी, जुगन आप ही हाथ बचा के जरा बिल्कुल प्लीज, ठीक है, हाँ। थोड़ा हाथ दूर रख के करें। अच्छा जी, मकई की रोटी के लिए आपको चाहिए घी तकरीबन आधा कप के करीब, मक्खन सॉरी, मकई की रोटी के लिए आपको चाहिए मकई का आटा 3 कप, नमक हस्बे जायका जाएगा इसमें, पानी इसमें नीम गर्म हम ऐड करेंगे और घी इसमें हस्बे ज़रूरत जाएगा। सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, अब जैसे मेरे पास टाइम शॉर्ट था और हम ऑफ एयर ये बात भी कर रहे थे मैं और जुगन आपी कि मकई की रोटी को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है राइट वे, तो मैंने क्या किया कि 3 से 4 कप थी उसमें मकई का आटा और उसमें बिल्कुल आधा कप के करीब रेगुलर आटा शामिल किया मैंने और नीम गर्म पानी के साथ उसको गूंद लिया। सॉफ्ट डो गूंदनी है आपने नमक डालकर, और आपने फिर उसको जो है रेस्ट दे देना है तकरीबन 1-1.5 घंटे का, और उसके बाद फिर आपने उसके पेड़े बना के रखने हैं। बेशक आप उसको फ्रिज में रख दें या फिर अगले दिन बनाने अगले दिन बना लें, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। सिंपल रोटी को किसी शीट के अंदर रैप करके अच्छे तरीके से उसको आप बेल लें और बेलने के बाद घी डालकर उसको अच्छे तरीके से फ्राई कर अब लें। ये देखें हमारा अंडे का हलवा भी ऑलमोस्ट मुकम्मल होने को है, लेकिन अभी हम इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इसमें दूध डाला था। एक मिस्टेक जो बहुत से लोग करते हैं जब अंडे का हलवा बनाते हैं वो ये है कि वो ना उसमें मिल्क नहीं ऐड करते, वो सिर्फ अंडा फेंट फूंट के, वो लगता है कि जैसे आप मीठा अंडा खा रहे हैं, बिल्कुल जैसे स्क्रैम्बल अंडा मीठा खा रहे हैं। हाँ जी। दूध के साथ उसमें वो खोए वाली फीलिंग और हलवे वाली, अब ये देखें ना, अब वो एक्चुअली अंडे का हलवा लग रहा है जैसे पहले वक्तों में होता अच्छा जुगन, आपने भी एक बड़ा ही अच्छा और यूनिक सा आइडिया दिया है। जब आपका अंडे का हलवा बिल्कुल रेडी हो जाए तो आप बेशक उसके अंदर चाहे तो थोड़ा सा खोया भी ऐड कर सकते हैं एक अच्छे फ्लेवर के लिए। बट देखो ना, आपने ऑलरेडी मिल्क ऐड किया हुआ हाँ है, जी, तो बिल्कुल। जब वो दूध कुक हो के हलवे का क्या होता है, इसको कुक बहुत करते हैं। बिल्कुल। अब ये जब हलवा का दूध थोड़ा सा कम होगा हाँ तो जी। खोए वाला टेस्ट तभी आएगा ना। खोया बिल्कुल। क्या है, पका हुआ दूध। हाँ जी, तो बस आप ये देखें कि अब इसके ऊपर जो मॉइस्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। अब ये आपने अभी भी इसको तकरीबन अभी भी 10 से 15 मिनट लगेंगे पकने के अंदर। जब तक इसका पानी ड्राई हो जाएगा, साइड पे घी आ जाएगा, तो इसकी निशानी है अब अंडे का हलवा जो है बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे हम अपना जो वो है मसाला तैयार कर रहे हैं, अपना जो बेसिकली जो तड़का है जी, और अभी तड़के को कुक होने में 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट लगेंगे बिल्कुल। हाँ। और वो जैसे ही हो जाएगा तो आप उसको जो है हम मिट्टी की हांडी में ही सब कुछ शिफ्ट करेंगे और आराम से जो है फिर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे खासा 15-20 मिनट, या तब तक आपने इसको पकाना है जब तक ये थोड़ी सॉलिड कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। फिर चाहे तो आप मकई की रोटी के ऊपर रख के खाएं, थोड़ा मक्खन डालकर, जो वाइट बटर होता है वो वाला डालकर आप खाएं इसके ऊपर, या ऑन साइड आप सर्व कर दें। ये लंच के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे सर्दियों में आपके घर पे कोई होता है ब्रंच टाइप का कोई भी इवेंट होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ चलते हैं क्योंकि ये तड़का भी बिल्कुल ऑलमोस्ट डन है जी। ब्रेक में हम इसको टॉस करके उसको फिर मिट्टी के हांडी में डाल के पकने के लिए रख देंगे। बिल्कुल। राइट जी। और फिर मकई की रोटी भी हाँ बनेगी, लेकिन मकई की रोटी की एक बात, उसको पहले से बना के नहीं रखना। हाँ जी, वो ख़राब हो जाती है, मौके पे ही तैयार हो तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। बिल्कुल ऐसा ही। ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़ैनब गोंदल हमें ज्वाइन करेंगी। सर्दियों की सौगात की बात हो रही है, तो और भी बहुत सी सौगातें हैं जिनको डिस्कस करना है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया चुप रहने से कि भाई किन मामलात में इंसान को अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए। तो जब हम मुंह बंद करने की बात करते हैं तो वहाँ पे खाने पीने को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे हम
अपने मुंह को बंद नहीं करते और खाते चले जाते हैं और फिर अपने आप को बीमार कर लेते हैं या फिर अपने लिए कोई गैस्ट्रो का मसला पैदा कर लेते हैं। और सर्दियों में ये बहुत कॉमन है क्योंकि हम अपने जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा और अपने पेट बेचारे की बर्दाश्त से ज़्यादा इतना कुछ अपने सिस्टम में डालना शुरू हो जाते हैं सर्दियों में। यखनियाँ, जूसेस, सूप्स, एक तो लिक्विड फॉर्म चाय का और कॉफ़ी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। उसके साथ साथ अभी जैसे हम किचन में बना रहे हैं मकई की रोटी, सरसों का साग, अंडे का हलवा। अब अगर आपने एक टाइम ये खा लिया तो रात को हैवी खाना तो बिल्कुल भी आपका नहीं बनता और ना ही आपका सुबह का नाश्ता हैवी बनता है। फिर आप एक अपनी मील हैवी लेते हैं और बात ख़त्म। लेकिन क्या होता है सर्दियों में, हाय सर्दी लगती है, हाय भूख लगती है, सर्दी लगती है, हाय भूख लगती है। आधे से ज़्यादा वो भूख नहीं होती, वो प्यास होती है और फिर उस प्यास को भी हम बुझा रहे होते हैं हाई कैलोरी चीज़ों से। तो जहाँ पे सर्दियों की सौगात बड़ी मज़े की होती है, बड़ी यूनिक होती है और सीजनल होती है, वहाँ पे ऐसे नहीं खाना पीना कि जैसे दुनिया में बस आखिरी दफ़ा आपको मौका मिल रहा है खाने का, जिसकी वजह से फिर हम अपने सिस्टम्स को ख़राब करते हैं। जो चीज़ अच्छी भी होती है वो सिस्टम के लिए बुरी हो जाती है। हमारे साथ हैं ज़ैनब गोंदल, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, फूड टेक्नोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसलिए ये बात पहले कही ज़ैनब क्योंकि हमने मुंह बंद करने की बात की कि गुस्सा चढ़ा हुआ हो या जहां आपकी बात की कोई इंपॉर्टेंस ना हो तो मुंह बंद रखना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मुंह तब भी तो बंद रखना चाहिए जब आप ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स। और जैसे ही सर्दियां आती हैं हमें लग रहा होता है कि हम शायद इन सर्दियों में अपना वेट लॉस कर लेंगे, लेकिन हम एंड अप करते हैं वजन बढ़ा के। एग्जैक्टली। हालांकि सर्दियों में वजन कम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि आपकी बॉडी के जो प्रोसेसेस होते हैं वो डिफरेंट तरह से एक्ट करते हैं। सर्दी लग रही होती है, बॉडी जो है वो फैट स्टोर्स जो होते हैं उनको भी ओपन करती है सर्दी से आपको प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि हम चाय कॉफ़ी के साथ कश्मीरी चाय भी ऐड ऑन कर लेते हैं और उसके अंदर भी नट्स डाल के खा रहे होते हैं, पूरा उसको एक मज़ा लेने के इवन लिए। व्यूअर्स जो हम कावा ले रहे होते हैं, कहवा जो कहते हैं खाने के बाद कावा दे दो, अच्छा कावा तो दे देते हैं, उसके अंदर फिर एक एक पूरा चम्मच चाय का शहद का डाल देते हैं, बिल्कुल। या एक एक चम्मच शक्कर का या चीनी का डाल देते हैं। तो उसकी भी तो व्यूअर्स कैलोरीज है ना। 63 कैलोरीज। अब अगर आप दिन में 2 दफ़ा भी हर रोज़ खाने के बाद कैलोरीज ये कावा पी रहे हैं, नींबू शींबू सब कुछ मिला के 150 कैलोरी हो गई 2 दिन, दो टाइम पीने की। उसके अलावा आप कश्मीरी चाय भी पी रहे हैं सुबह। बहुत से लोग सर्दियों में नाश्ते में कश्मीरी चाय और बाकर खानी। अब बाकर खानी क्या है? बेसिकली तो बेकरी आइटम है यस। जिसमें मैदा है, जिसके अंदर यीस्ट है, घी चीनी इस्तेमाल है, नमक यीस्ट है, वो भी आपके जिस्म को जाके अंदर उसको फुलाता है। सुबह आपने नाश्ते में 2 बड़े अंडे खा लिए, कश्मीरी चाय बाकर खानी खा ली, कहते हमने तो कुछ भी नहीं खाया, बस इतना सा तो खाया। Yes. अच्छा, उसमें भी आपने कश्मीरी चाय में भी लोग, कुछ लोग तो नमक डालते हैं, बहुत ज़्यादा लोग नमक चीनी दोनों डालते हैं। यस, ऐसे ही है। वो भी आपने लेना शुरू कर दिया। चाय जो आप नॉर्मली दिन में 2 टाइम ले रहे थे, वो आपने 3 टाइम लेनी शुरू कर दी। अच्छा, रात को सूप भी पी लेते हैं खाने के साथ। भाई सूप खाना है आपका, बिल्कुल। खाने के साथ की अकम्पनीमेंट नहीं है वो, ट्रू। उसको मेन डिश के तौर पे यूज़ करें। ऐसे ही है, हम लोगों में जब ये बात चेक कर रहे होते हैं ना, डाइट प्लान्स लेने लोग आते हैं और सर्दियों में हम उनसे पूछते हैं क्या क्या चल रहा है, तो मोस्टली का सुबह जो है ना सर्दियों में वो स्टार्ट हो रही होती है 6-7 बजे, 2 से 3 कप चाय। 9-10 बजे तक आपका नाश्ता होने से पहले चाय हो चुकी होती है, जिसके अंदर 1 चम्मच भी चीनी की अगर हम ले तो 3 चम्मच चीनी, दूध की अलग से कैलोरीज आपकी गई, कावे की जो आपकी गई वो सारी आप इनटेक कर चुके हो। उसके बाद नाश्ते में बहुत सारे लोग पराठा और साग या मकई की रोटी ये प्रेफर कर रहे होते हैं कि हम नाश्ते में लें। अदरवाइज मूली के पराठे और उसके साथ जो है वो गोभी के आलू के पराठे, आलू के पराठे, दाल के पराठे। ये मैं आपको वो बता रही हूँ जो मैंने एक वीक पिछले पूरे में सुने हैं ना, पराठे इतने हम खा रहे हैं। और फिर ये भी नहीं है कि जैसे हम कहते हैं ना 6 इंचेस का पराठा ले लो, देसी घी इस्तेमाल करो, ½ टीस्पून में पूरा पराठा बना लो, नहीं बन रहा। लेकिन बात देखें ना, अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जिस तरह मकई की रोटी की हम बात करें, मकई की रोटी हमेशा तेल के बगैर बनती थी। बिल्कुल। आप उसको चूल्हे पे सेकते थे और वो तैयार हो जाती थी। अब मकई की रोटी भी, शेफ अनम हमें बेहतर बल्कि गाइड कर सकती हैं, अब मकई की रोटी में भी लोग घी चोपड़ के बनाते हैं। अब अगर आप ऑलरेडी सरसों का साग खा रहे हैं जिसमें अच्छी खासी मिकदार का हमने देसी घी डाला, जी जी बिल्कुल, मक्खन भी डाला, मक्खन भी डलेगा। अब आप उसके साथ जब रोटी भी बनाएंगे और उसमें भी तेल चोपड़ेंगे और फिर आप अंडे का हलवा भी खाएंगे, उसमें भी तेल डालेंगे, तो देसी घी डालेंगे, तो मतलब आपने तो फिर कोई 8 चम्मच खा लिए तेल के। बिल्कुल। और आपको पूरे दिन में 2 से 3 टेबलस्पून खाने थे। बिल्कुल।
उसके बाद फिर आप ये अभी आपने एक खाने की बात की है, बिल्कुल, अभी पूरा डे रहता है, मील्स रहती हैं हमारी वो बात। देखिए ना सर्दियों की सौगात में फिर गाजर का हलवा आ जाता है, पेठे का हलवा आ गया, पराठों की मतलब कोई वो पराठे जिनको कोई पूछता नहीं पूरा साल, जी। वो सर्दियों में निकल आते हैं। आलू आज क्या है जी, हम आलू वाले पराठे बना और लेते उसके हैं, अंदर चीज भी डाल रही है, मक्खन भी डाल रहा है, देसी घी कीमे भी वाला डाल रहा पराठा है। बनाने लगे हैं, तो अब हम उसके अंदर थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, हम उसके अंदर मोज़रेला चटर चीज़ भी डालेंगे, मतलब वो ऑलरेडी हैवी एक चीज़ है। लेकिन जो ना अभी पराठे को आप अगर थोड़े हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। आप उसके अंदर ऑलिव ऑयल में उसको मतलब कंज्यूम कर सकते हैं, देसी घी आपने डालना है, बिल्कुल इतना पराठे के लिए चाहिए होता है कि हल्का सा उसके ऊपर एक वो गोल्डन कलर का जो ग्लेस आता है एक ना, मैं सच्ची वो बात आता है। बताऊं, एक चाय की चमची, नॉट टेबल स्पून, एक छोटी चाय की चमची से It's more आपका than बड़ा पराठा अच्छा बहुत अच्छा तैयार बन हो सकता है। जाता है। बिल्कुल। होता क्या है कि हम गूंदते हुए भी तो उसमें डाल देते हैं, फिर बाल बनाते हुए भी तेल हाँ डाल जी। देते हैं। आप ये सारा कुछ विदाउट ऑयल भी कर सकते हैं। ट्रू। और एंड में आपने उसको हल्का सा वो कर दिया ताकि पराठा पराठा रहे, एक घी से चोपड़ी भी रोटी ना बने। लोग तो लिटरली मैंने देखा है कि पराठा इस तरह से भी बन रहा होता है कि उतरने के बाद 4 से 5 टिश्यूज जो नीचे होते हैं ना, वो पूरे घी से भरे हुए होते अच्छा, ये भी मैंने देखा है कि पराठा हो गया, उसको प्लेट पे रखा, उसके ऊपर एक छोटा सा गोला मक्खन का रख दिया, और फिर अगली अगला पराठा रखा, उसमें मक्खन का, वो चिपकेंगे नहीं, लोग चिपकेंगे नहीं तो जो अंदर जाके आपका हाल करेंगे। खैर, ये तो वो चीज़ें हो गई जिनकी हमने एहतियात करनी है। लेकिन ड्राई फ्रूट, हैं। यस। जिसमें स्पेशली मूंगफली, काजू, और मैं चिलगोज़े की इसलिए आज बात करना चाहूँगी क्योंकि चिलगोज़े भी अपेरेंटली सुना है कि इस सीज़न में ज़रा सस्ते होंगे बिकॉज सेल नहीं हो रही और बॉर्डर और पता नहीं क्या और पता नहीं क्या। लेकिन अभी तक तो मुझे 9,000, 10,000, 15,000 के ही चिलगोज़े नज़र आ रहे हैं 1 किलो। लेकिन अगर उनकी भी कीमत कम हुई है तो उनको भी कवर कर लेते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बस उनके फायदे और वो चीज़ें बताती हूँ, बाकी तो ऑफ कोर्स। सबसे पहले मूंगफली की बात करते हैं, जो सबसे सस्ती और सबसे ज़्यादा वाफिर मिकदार में इंसान को मिल जाती है कंपैरेटिवली। सबसे सस्ती अगर बात करें तो मूंगफली हो गई, उसके बाद आपके आगे काजू, अगर इन तीनों की बात करें तो फिर तो पिस्ते बादाम वगैरह भी आ जाते हैं, फिर क्योंकि वो सारा साल यूज़ होते हैं। यस। फिर काजू आ गए और उसके बाद सबसे महंगे आ गए आपकी चिलगोज़े। चिलगोज़े। अच्छा, सबसे पहले एक मिसाल और बात सुना के अपनी बात शुरू करना चाहूँगी। मेरे पास कुछ टाइम पहले एक पेशेंट आई और उनसे डिस्कशन करने पे मैंने उनसे पूछा कि आप कौन से ड्राई फ्रूट्स लेती हैं, कौन से सीड्स आप खाती हैं। आगे से कह रही है मैं नट्स और सीड्स नहीं खाती। मैंने कहा कि क्यों, आपको रिक्वायरमेंट है, आपकी जो बॉडी टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें हर इंसान को वैसे तो खाने चाहिए, लेकिन आपके लिए तो ज़रूरी है, आप क्यों नहीं खा रही। आगे से कह रही है वो मैंने जो है ना वो गूगल किया था और उस पे लिखा आ रहा था कि इसकी इतनी कैलोरीज हैं और इसमें इतने फैट्स हैं, तो मैंने उसको खाना छोड़ दिया। मैंने कहा आपने इसको किसी से डिस्कस किया? नहीं, मैंने तो किसी से डिस्कस नहीं किया। मैंने कहा आपने वहाँ पे सिर्फ पढ़ा कि टोटल कोलेस्ट्रॉल इतना है, आपने ये नहीं देखा कि LDL कितना है और HDL कितना है, क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारा HDL है, बैड कोलेस्ट्रॉल LDL है। आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपको वो ट्राइग्लिसराइड कितने दे रहे हैं, आपकी बॉडी को अमाइनो एसिड्स वो कितने दे रहे हैं, नट्स, आपने हर चीज़ को छोड़ा और सिर्फ आपने ये देखा कि ये मुझे कैलोरीज कितनी दे रहा है और मैं खाता चला जाऊँ। अब वहाँ पे भी ना हम जब देखते हैं तो मोस्टली 100 ग्राम्स की लिखी आ रही होती हैं कैलोरीज। अब 100 ग्राम्स अगर मैं पीनट की कैलोरीज की बात करूँ तो वो ऑलमोस्ट 550-600 कैलोरीज होंगी। लेकिन आप ये भी तो कर सकते हो कि आप 1 किलो इकट्ठी मूंगफली मत खाओ, आप एक दिन में उसके चंद दाने ले लो ताकि उसका बेनिफिट जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से मिल असल सके। में वही वाली बात है ना, हाथ नहीं रोका जाता। मैं जब भी मैं मामा से भी जब झगड़ती हूँ कि मामा आप बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट खा जाती हैं एकदम से, आपको डायबिटीज़ का भी प्रॉब्लम है, अदरवाइज आपका ब्लड प्रेशर का भी इशू है, इतना ना खाया करें। तो कहती है हाथ नहीं रोका जाता। मैं कहा मम, हाथ तो रोकना पड़ता है ना, बिल्कुल, हम नहीं रोकेंगे हाथ तो फिर तो हम बीमार हो जाएंगे। उसका एक आसान हल है, आपके जिस भी जगह पे आपने अपने नट्स रखे हुए हैं, जो भी रखा हुआ है, आप उनमें से निकाल के एक सफ़ेद प्लेट में, सफ़ेद प्लेट में इसलिए कह रही हूँ कि आपको पता हो कि आपने कितने दाने लिए हैं और क्या लिया है। आप पूरे दिन के अपने नट्स उस एक प्लेट में निकालो और आपने ये रूल बनाना है कि सुबह से शाम तक अगर मैं नट्स खाऊंगी तो मैं सिर्फ यही नट्स खाऊंगी। भाई इतने इतने से छोटे जिपलॉक के पैकेट मिल जाते हैं, बिल्कुल। वो जो बंद करने वाले पैकेट इतने इतने मिल जाते हैं। इतने से एक पैकेट के अंदर जितनी आपकी दिन की रिक्वायरमेंट है उतने आप नट्स फिट कर सकते हैं। यस। अगर आपसे हिसाब नहीं भी लगाया जाता तो उसके अंदर आप इतना सा एक पोर्शन डाल दें, वो एक मुट्ठी भर से ज़रा से ज़्यादा बन जाते हैं। बिल्कुल। और अगर आपने छिलके उतारे हुए उस तरह से डालना है तो फिर तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इतनी सी क्वांटिटी आपने डाली एंड यू आर गुड टू गो। और अगर आप इंजीर उसमें डाल लें तो फ़ायदा भी हो जाएगा और आपके नट्स की वो पूरी भी हो जाएगी। अब पीनट की अगर मैं बात करूं
तो पीनट को लोग ज़्यादा खाना इसलिए भी पसंद करते हैं, दो तरह से मिल रही होती है, एक जैसे कच्ची बिल्कुल मिलती है और एक ज़रा भुनी हुई जो हमारे पास मिलती है। अब जो भुनी हुई मिलती है उसके अंदर नमक भी डला हुआ होता है, ऑयल भी डला हुआ होता है, हम जिसको कहते हैं ना सॉटेड विद यू नो दिस वेजिटेबल ऑयल फलाना, तो वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल उस तरह से नहीं होती। भाई आप भुने हैं extra तो वो calories- रेत में भुने हुए जो बंद Yes. होते हैं, वो भुनने के बाद जब आप खोलते हो तो ना तो उसके अंदर कोई नमक होता है और ना ही कोई और चीज़। वो सबसे अमेजिंग तरीका है, आप उसमें खा सकते हो, आप उसको कंज्यूम करो। अब पीनट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर इनफ अमाउंट ऑफ विटामिन ए प्रेजेंट होता है, यानी आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन बी, B1, B2, B6, B9 और B12 होता है, यानी विटामिन का एक अच्छा कॉम्प्लेक्स जो है वो आपके लिए अवेलेबल है पीनट्स के अंदर ही। अब आप ये देखो कि 1 किलो पीनट्स आपने ख़रीदने हैं और एक मल्टीविटामिन का डब्बा आपने ख़रीदना है, तो दोनों की प्राइसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो आपने एक गोली ही समझ के खानी है और ये आपने एक मज़ेदार ड्राई फ्रूट समझ के खाना है जिसको स्नैक आप बना enjoy- के खा ले। बिल्कुल। और देखें एक तरीका इसका बेहतरीन ही है, जैसे मैंने आपको बताया इतना सा छोटे जिपलॉक में आप मूंगफली छिली भी डाल सकते हैं या मिक्स नट्स उसमें डाल सकते हैं। उसी तरह एक छोटा वाइट बोल ले और उस बोल के अंदर जो बंद होती है मूंगफली, अक्सर लोगों को शौक होता है कि मूंगफली खोल खोल के हीटर के सामने बैठ के खाएं। एक तो प्लीज़ याद रखें कि अगर आपने हीटरों के सामने बैठना है तो पानी की अपनी मिकदार बैलेंस में लेके चलें। बिल्कुल। 8 से 10 ग्लास कम से कम पानी पिएं, क्योंकि नॉर्मल रिक्वायरमेंट अगर 8 ग्लास है तो हीटरों के सामने बैठे तो 2-4 ग्लास तो अपना पानी की मिकदार बढ़ाएं। उसके साथ साथ मूंगफली ज़रूर इस्तेमाल करें, उस बोल में डालें। जब आपकी मूंगफली ख़त्म हो गई, छिल गई, सारे छिलके ख़त्म हो गए तो बस दैट्स इट, यस। और ना डालें। हाथ रोकने का बेहतरीन तरीका ये है कि अपना पोर्शन कंट्रोल करके अपने पास रखें। सबको एक एक कौली दी, सब अपने अपने हिस्से की खाएं, बात खत्म। वो जब इतना बड़ा थैला आता है मूंगफली का जो सारे खोल के खाते हैं, मसला वहाँ पे बनता है। आपको पता ही नहीं चलता ना आपने कितनी खा ली है। अब उसके बाद पीनट्स के बेहतरीन बेनिफिट्स में से एक बेनिफिट है कि आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। आपकी जो जितने भी आपकी बोन्स हैं उनकी स्ट्रेंथन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पोटेशियम बहुत अच्छी लेवल्स में है। अब मज़े की बात है, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसमें कैल्शियम पढ़ा ना कि इसके अंदर कैल्शियम भी होता है, मैं बड़ी हैरान हुई कि इसमें कैसे कैल्शियम हो सकता है। खैर मैंने उसको स्टडी किया और फिर मुझे पता चला कि एक अच्छा सोर्स है कैल्शियम का भी। अब जिन लोगों को दूध सूट नहीं करता उनके पास तो ये बहुत अच्छा सोर्स है। फिर पीनट बटर की अगर हम बात करें तो वो बड़ी अच्छी अमाउंट में आपके बट पास अगेन मौजूद है। पीनट बटर भी याद रखें कि वो ग्राइंड करके इतना सा जो आप पीनट बटर का एक चम्मच इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो लोग 3-3 टेबलस्पून एक ब्रेड के पीस पे लगा के खा रहे होते हैं, प्लीज़ रियलाइज़ कि ये बड़ी कैलोरी डेंस एंड कैलोरी हैवी चीज़ है। यस आपकी सेहत के लिए अच्छा है, बट अगेन कौन सा पीनट बटर ले रहे हैं? क्या वो पीनट बटर वो है जो मार्केट में बिक रहा है? तो 90% पीनट बटर के अंदर तो नमक और चीनी दोनों डली हुई होती है, बिल्कुल, और थोड़ा ऑयल की मिकदार भी होती है। तो ये चेक करना है। और घर में भी पीनट बटर बड़े आराम से बन सकता है विदाउट एडिंग एनीथिंग। तो ब्रेक की तरफ चलते हैं, गुफ्तगू को यहीं से पिकअप करेंगे। अभी भी हमने काजू पे और चिलगोज़ों पे बात करनी है, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ज़ैनब गोंदल हमारे साथ है, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, फूड टेक्नोलॉजिस्ट। ज़ैनब, मूंगफली की कॉन्वर्सेशन एंड करते हैं ताकि काजू पे बढ़ सकें हम लोग। बिल्कुल, मूंगफली आपने कहा था कि पीनट बटर घर पे बनाना कैसे है और किस तरह से है। बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। पीनट्स जैसे आप मार्केट से लेकर आ रहे हो, उनके छिलके अगर पहले रिमूव कर सकते हो तो पहले कर दो, अदरवाइज़ इनको ड्राई रोस्ट आपने करना है। और ड्राई रोस्ट करने के बाद तो बहुत आसानी से उसके छिलके सारे रिमूव हो जाएंगे। अब आपने इसको कोई भी ब्लेंडर, आपका कोई भी एक तो बाहर का छिलका है, एक वो पिंक वाला छिलका होता है जो वो ऊपर रिमूव होता है, वो रिमूव कर करेंगे। देना। हाँ। उसके बाद हमने इसको ब्लेंडर में डालना है। अब ना कोई नमक डालें प्लीज़, ना कोई चीनी डालें, ना कोई ऑयल्स डालें, कुछ ना क्योंकि डालें। पीनट बटर क्यों पीनट बटर होता है? क्योंकि पीनट में ऑलरेडी ऑयल की मिकदार काफ़ी होती है, फैट्स की। अगर पीनट की हम 100 ग्राम्स की बात करें तो उसके अंदर तकरीबन 30 चम्मच ऑयल आ जाता है ऑलरेडी। तो अब पीनट बटर का आप 100 ग्राम्स पीनट्स का सोचो, इतना सा वो बनेगा। तो फिर इतनी कैलोरीज मत लें। लेकिन पीनट्स को हम, पीनट बटर को वेट लॉस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और उसको यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप एप्पल लो, एप्पल के स्लाइस पे उसको थोड़ा सा लगाओ और फिर खाओ। ये कैलोरी डेंस और कैलोरीज जब बैलेंस आउट होंगी ना तो आपका वेट लॉस होना शुरू होगा। एक कॉम्बिनेशन ये बड़ा मज़े का है। सो मूंगफली ज़रूर खाएं, लेकिन एक लिमिटेड मिकदार में खाएं और
हैंडफुल, जैसे कि अगर आपने मूंगफली के दाने निकाल लिए तो आपकी इस तरह मुट्ठी, ये ऐसे मुट्ठी नहीं बंद करनी, ऐसे आपकी मुट्ठी बेसिकली व्यूअर्स बंद होनी चाहिए। सो अगर मुट्ठी का अमाउंट आप देखें, सो इतना सा आपने इस तरह करके नहीं उसको पकड़ना, इतनी सी आपकी मुट्ठी होनी चाहिए जिसमें मूंगफलियां निकली हुई, यानी कि इतना सा जिपलॉक का पैकेट इज़ मोर देन इनफ एक दिन में। मेरा ख्याल है जोगना पे हम 10 मूंगफली बता देते हैं कि 10 to be refined। पीस मूंगफली के आप जब खोलेंगे तो 3 हो या 4 दाने हो, वो जितने भी निकलेंगे उतना आपने एक टाइम पे खाना है। Yes। पीनट बटर भी खाना है तो 1 टीस्पून या टेबल स्पून से ज़्यादा आपने नहीं लेना। खाना, अब आ जाते हैं काजू पे। काजू अच्छा, पता नहीं काजू वैसे तो अफोर्ड नहीं करते, और अगर अफोर्ड कर भी लें तो फिर अगर एक बोतल 1 किलो काजू या आधा किलो काजू 500 ग्राम आए हैं तो वो सारे के सारे 2 दिन में मुकाने ही मुकाने हैं, पता नहीं क्यों। यस, काजू मुझे खुद बड़ा पसंद है, लेकिन मैं तो बड़ा हाथ रोक के उस पर खाती हूँ क्योंकि ये भी कैलोरी डेंस ही होता है। और अगर आप इसको इतनी मिकदार में खाते हो, जैसे हम कह रहे हैं कि एक पूरा जार, तो आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा सरप्लस में जाना शुरू हो जाती हैं, और उसके साथ साथ इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फैट्स मौजूद होते हैं, लेकिन अच्छे फैट्स भी मौजूद होते हैं। अब इसको खाने का जो तरीका है उसको समझना चाहिए हमें। यहाँ पे 2 तरह का ये भी मार्केट में अवेलेबल होता है, एक बिल्कुल वाइट और एक ब्राउनिश होता है। जो ब्राउनिश होता है वो सॉटेड होता है, उसको ऑयल के अंदर फ्राई किया हुआ होता है और उसके ऊपर नमक भी डला हुआ होता है। जो लोग बीपी के मरीज़ हैं, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का इशू है, उन यूरिक एसिड का इशू है, उन्हें चाहिए कि वो भुने हुए जो हैं वो इस तरह से मत खाएं। लेकिन अगर आपको ड्राई रोस्टेड पसंद है, मतलब रोस्टेड पसंद है, आप ड्राई रोस्ट करो। ड्राई रोस्ट करने के तरीके बिल्कुल सिंपल हैं। कोई भी बेकिंग ट्रे ले लो, उसके ऊपर अपने जो है वो काजू रखो, उनको बेक कर लो आप फॉर लाइक ऑलमोस्ट 10 मिनट्स, तो आई थिंक वो उनका कलर बड़ा मजे का और वो क्रिस्पी से हो जाते हैं। आप उसे एंजॉय कर सकते हो, किसी तेल की, किसी नमक की कोई जरूरत नहीं। उससे कुछ दिन पहले ना वो वाइट वाले काजू किसी ने गिफ्ट किया, मतलब इस तरह घर आए तो मूंगफली थी, काजू थे, 2-4 और चीज़ें थी। काजू मैंने चखे, मैंने कहा यार थोड़ा सीला सीला टेस्ट आ रहा है। मैंने क्या किया, इसी तरह मैंने ओवन में एक ट्रे में डाले, 2 मिनट के बाद उनको हिलाया, फिर 2 मिनट के बाद उनको हिलाया, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ होती है कि एक ही पोजीशन में आप उनको छोड़ देते हैं तो वो इवन उसकी ब्राउन नहीं होते। उनको लिटरली 5 मिनट के अंदर अंदर वो रेडी हो जाते हैं ओवन के अंदर भी। लेकिन आपको उनको बार बार मूव करते रहना है ताकि एक तरफ से सड़ ना जाए। बिल्कुल। और इसी तरह है, अगर आपके पास ओवन नहीं है किसी रीज़न की वजह से, तो आप सिंपल पैन में डालें, पैन में डाल के ही आप उसको हिलाते रहें, तो वो 3 से 4 मिनट में उसमें भी रेडी हो जाएंगे, क्योंकि फ्लेम तेज़ होता है। अब काजू खाने का बेहतरीन जो फ़ायदा है वो ये है कि ये आपकी बॉडी को इतनी स्ट्रेंथ दे रहा होता है, आपकी हार्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट्स को अक्सर मैंने देखा है कि वो छोड़ देते हैं बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स खाना। आपके लिए ड्राई फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली काजू, क्योंकि ये आपकी किडनी के लिए, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, इवन किडनी स्टोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा अच्छा है अगर आप खाते हो, लेकिन जहाँ आप एक्सेस करते हो वहाँ पे काजू की वजह से ही ऑक्सलेट्स बनते हैं, यानी आपके किडनी में स्टोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। अब किडनी स्टोन से अगर बचना है तो आपको एक लिमिटेड अमाउंट में काजू खाने चाहिए और एक्सेस आपने बिल्कुल नहीं करनी। जब भी ड्राई फ्रूट खाएं, कोई सा भी खाएं, अपना एक रूल बनाएं कि ड्राई फ्रूट खाने से पहले 1 ग्लास पानी आपने पीना है, उसके बाद आपने ड्राई फ्रूट खाना है। ठीक है। उससे एक तो ये होगा कि आपकी ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। नंबर 2, जो उससे ड्राइनेस देनी थी आपको जाके, आपने वो ऑलरेडी 1 ग्लास पहले पी के कवर कर ली है। अब नंबर 2, काजू के ही अगर मैं बेनिफिट्स पे बात करूँ, इसमें कितना खाना है काजू? काजू के आपने मैक्सिमम भी खाने हैं ना तो 8 से 12 काजू एक टाइम पे आपने खाने। अब यहाँ पे मैं एक और बात क्लियर करूँ, हमने बात की एक मुट्ठी भर आपने मूंगफली खानी है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम आपको अब काजू का बता रहे हैं तो आपने उसी मूंगफली एक मुट्ठी भर के साथ एक मुट्ठी भर अब आपने काजू भी खा लिए। फिर चिलगोज़ों की बात की तो आपने कहा जी मुट्ठी भर चिलगोज़े भी खा लिए। अगर इस तरह मुट्ठी भर भर के करेंगे और सारे नट्स को कवर करेंगे तो इतना 1 किलो नट हो जाएगा, बिल्कुल 500 ग्राम तो हो जाएंगे, तो वो तो आप खा नहीं सकते। बात ये कि मुट्ठी भर का मतलब है कि उसमें फिर हर किस्म के अगर आपने नट्स मिक्स भी खाने हैं तो फिर वो मुट्ठी भर ही होने चाहिए। फिर आपने 3 काजू लिए, फिर आपने 4 को मूंगफली के पीसेस ले लिए, फिर आपने कोई 8-10 पिस्ते के पीसेस ले लिए, आपने 3-4 उस पर बादाम डाल लिए, फिर आपने वो मिक्स एंड मैच करके मुट्ठी भर बनाना है। ये नहीं कि मुट्ठी भर करके आपने 15 मुट्ठियाँ खा ली नट्स की। वाकई ये ये बात क्लियर आपने करना बड़ी अच्छी जरूरी क्लियर था की है, क्योंकि ये भी मुंह पे आनी थी बात हमारे। ट्रू, ये आपने बहुत अच्छा वाकई क्लियर किया है। और काजू को बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो करते क्या है कि काजू के बर्फी, काजू के हलवे बना के उसको खा रहे होते हैं। काजू नो कतली, डाउट, हाँ। काजू कतली बहुत मज़े की होती है, काजू का हलवा बहुत मज़े का होता है, मुझे खुद बड़ा पसंद है। लेकिन अगर आप काजू की बर्फी खा रहे हो तो एक छोटा सा डायमंड उसका जो है वो आपके लिए एक पूरे दिन के लिए मोर देन इनफ है। है। अब आपने नहीं खाना इससे ज़्यादा।
चिलगोजे? चिलगोजे की अगर मैं बात करूं तो महंगे होने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि हमें इसको नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर मैं चिलगोजे की बात करूं तो वो आपके इम्यून सिस्टम, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पेसिफिकली औरतों के लिए ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है। ओमेगा 369 का बड़ा अच्छा सोर्स है। आपको इसलिए चिलगोजे जो हैं वो लाजमी तौर पे खाने चाहिए। आपकी अगर बालों की अगर मैं बात करूं कि ड्राई हैं, रफ हैं, तो आपके सिर्फ चिलगोजे ही खाने से ये प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी। आपकी स्किन अगर ड्राई होती है तो आप ड्राई फ्रूट्स खाते हो तो बहुत हद तक वो भी सॉर्ट आउट होती है, लेकिन ऑफ कोर्स हाइड्रेशन आपने मेंटेन करनी है। अब एक समझने की बात है, आपने कश्मीरी चाय ही ली, उसके अंदर अगर आप नट्स डाल दोगे तो ट्रस्ट मी, ना नट्स के आपको बेनिफिट मिलेंगे और ना ही कश्मीरी चाय के मिलेंगे। दोनों को सेपरेट करके खाएं। मज़ा नो डाउट आता है, लेकिन फिर बेनिफिट्स की आप बात ना करें, न्यूट्रिशन की हम बात नहीं कर सकते। इसकी चिलगोजे का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ये है कि जो आपकी बोन मैरो है, स्पेसिफिकली मिख जिसको कहते हैं, हाँ, स्पेसिफिकली आपकी रीढ़ की हड्डी की जो मिख है, ये उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले बट अब करता है। कितना खाएं? चिलगोजे तो देखिए हद से ज़्यादा डेंस होते हैं और कैलोरीज इनमें सबसे ज़्यादा पीक पे हैं। जैसे अगर मैं बाकियों की दोनों की बात करूं, 550 होगा 100 ग्राम्स में, इसमें तकरीबन 650 कैलोरीज है। तो आपने इसको कितना खाना है? 8 से समझे 5 से 8 दाने आप चिलगोजे के एक दिन में तो खाओ। व्यूअर्स वो तो खाए जा सकते हैं ना। और अगर आप देखें कि अगर आप 500 ग्राम भी खरीद लेते हैं तो आपकी पूरी सर्दियां निकल जाएंगी। अगर आप अपने लिए दवाई या खुराक के पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ, बहुत एक्सपेंसिव हैं। अगर आपने इतना चिलगोजा एक बंदे ने बैठ के खाना है तो ऑब्वियसली फिर महंगे भी हैं, क्योंकि फिर 250 ग्राम से कम तो कोई खाता नहीं है एक टाइम पे बैठ के। और अगर आप 250 ग्राम की बात करें तो आप फिर अगर 9,000 वाला ही हिसाब लगा लें, 9,000 से 15,000 के बीच में कहीं वो लग रहे हैं, तो फिर तो ऑब्वियसली मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आप मुनासिब वाला मिकदार का लेते हैं, 6-7 दाने डेली के खा लेते हैं तो फ़ायदा भी हो जाएगा और बिल्कुल चुभेगा भी नहीं। जितने भी आपके नट्स हैं ना, मैं तो इसमें हमेशा ये कहती हूँ कि बजाय अलग अलग खाने के आप इनको एक डब्बे में डालो। सीड्स अपने सब डालो, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स सब डालो, नट्स सारे डालो, मिक्सचर बनाओ और उसकी एक मुट्ठी रोज़ खाओ डेली। और वही मैंने कहा ना कि जिपलॉक के बैग में अगर आप डाल के अपने हैंड बैग में या बच्चों के स्कूल बैग में या हस्बैंड के ब्रीफ केस में जिधर भी आप डाल देते हैं, एक खजूर एक इंजीर लाजमी साथ एक खजूर एक इंजीर और फिर हैंडफुल ऑफ नट्स, वो आपने एक छोटे जिपलॉक में डाल दिए और डेली आपने यूज़ कर लिए। पिस्ते थोड़े डाल दिए, थोड़े बादाम डाल दिए, थोड़े अखरोट डाल दिए, मतलब एक अखरोट आपने खोल के डाल दिया, दैट्स मोर देन एनफ। आपको नहीं मिल रहे तो जैसे मैं जुगन आपी के बैग से अक्सर चोरी करके वो जिपलॉक खा लेती हूँ, आप भी खाए। पहले मेरे पास पहुंचे, फिर मेरे बैग के अंदर घुसे, फिर उसमें से जिपलॉक से खाए, वो खुद ही ले ले तो बेहतर है। Yes. बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ पे भी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने बड़ी दफ़ा बात की घर बनाने की, डेकोर की, वेरियस डिफरेंट चीज़ों की, लेकिन फर्नीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बड़ी कम बात की। और आजकल हर बंदा बात करे, वो शादी आ रही है फर्नीचर बनवाना है, शादी आ रही है फर्नीचर बनवाना है, तो हमने सोचा आज फर्नीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और किस तरह प्री एग्जिस्टिंग फर्नीचर को रिवैम्प किया जा सकता है। और अगर आपने कोई भी स्पेस को डू अप करना है तो उसके क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब आप फर्नीचर लेने के लिए निकलते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हमने आपको ये तो बता दिया कि सर्दियों की सौगात को कैसे इस्तेमाल करना है। हमने ये भी बात की कि एक चुप 100 सुख, कि बड़ी जगहों पे बंदे को चुप भी हो जाना चाहिए, लेकिन एक ऐसा अरीना है ज़िंदगी का जहाँ पे इंसान का जी चाहता है कि वो बोले भी बहुत, पैसे भी बहुत खर्च करे, और वो है अपना घर। घर अपना बन जाता है, दीवारें खड़ी हो जाती हैं, कंस्ट्रक्ट हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है। फिर वो स्टेज आता है जब आपने उसको डेकोरेट करना होता है, और वहाँ पे एक इंटीरियर डेकोरेटर का या इंटीरियर डिज़ाइनर का रोल आता है, या उसके साथ साथ ऑफ कोर्स बाहर के एरिया की बात करें तो लैंडस्केप एक्सपर्ट। और अक्सर हमारे जो इंटीरियर्स देख रहे होते हैं लोग, उनके पास ऐसे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो आप राइट पर्सन के पास लिंक हो जाएं तो वो आपका पूरा घर जो है वो आपको हेल्प कर सकते हैं ब्यूटिफाई करने में और उसकी ब्यूटी को इन्हांस करने में, ना कि उसको बुरा दिखाने में। यही डिफरेंस होता है अच्छे और बुरे इंटीरियर डिज़ाइनर में। वो आपके घर को सजा भी सकता है और आपके घर को एक अजीब तुन्ना हुआ स्टोरेज स्पेस भी बना के प्रेजेंट कर सकता है। आज हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट इंटीरियर डिज़ाइनर हैं जो खुद भी बड़ा ब्रिलियंट और अमेजिंग फर्नीचर भी डिज़ाइन करती हैं। और इनकी सबसे प्यारी बात यह है कि चाहे आप इनको 10 कनाल का घर दे दें बनाने के लिए,
या आप इनको दे दे 5 मरले का घर या 3 मरले का, ये उसको इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन करके देंगी कि 5 मरले की जगह 10 मरले लग रही होगी और 10 कनाल की जगह जो है वो 20 कनाल की लग रही होगी। हमारे साथ हैं बीना अमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। यू आर मोस्ट वेलकम बीना जी। आज आपको बुलाने का कुछ, आप जैसे जो हाई फाई डिज़ाइनर्स होते हैं ना, इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं, उनको देख के लोग घबरा जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें सना सफ़ी नाज की, कामयार रुकनी की, HSY की, ये सारे जो नाम हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं कपड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आए बात करें तो एकदम से बंदा कहता है कि यार इन्होंने तो बात करनी है लाखों की, हम हज़ारों पे नहीं पहुंच पा रहे। सो आपकी सबसे जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो ये है कि आप किसी भी स्पेस को ऐसी लुक दे देती हैं कि जैसे वो करोड़ों की बनी हुई है। थैंक तो यू। सबसे पहले तो आपको खिराज तहसीन पेश करना इम्पोर्टेंट था। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ राइट फर्नीचर चूज करना क्यों इम्पोर्टेंट है, सही फर्नीचर का इंतखाब अहम क्यों है? देखिए, जैसे कि अभी आपने कपड़ों का जिक्र किया, वो आपने एक दफ़ा पहनने, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, राइट। फर्नीचर एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ आपको रहना है, आप दिन रात उसके साथ रह भाई रहे मियाँ हैं। से ज्यादा वक्त आपने फर्नीचर के साथ गुजारना है। वही तो अक्सर बिल्कुल। बंदा कहता है कि यार हम बिल्कुल, बिल्कुल, घर की बिल्कुल। चीजों के साथ वक्त ज्यादा गुजारते हैं। बिल्कुल उसी घर में आप रह रहे हैं, सुबह दोपहर शाम रात, मतलब फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स। तो आपको आई थिंक उसके ऊपर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आप जो हैं, आपका लिविंग उसको रिफ्लेक्ट करे। तो आप जैसे कि कह रही हैं कि बजट्स नहीं होते वगैरह, तो बिल्कुल ऐसा है, हम सबके साथ ये इश्यूज़ आते हैं टाइम्स। तो लेकिन कम पैसे खर्च करके भी कुछ कलर्स ऐसे हम यूज़ करें, कुछ एक आध एक्सेंट पीस हम ऐड कर दें, जिससे आपका वो जगह जो है वो अपलिफ्ट हो जाए। बिल्कुल सही। और एक बात यहाँ पे ज़रूर ऐड करूँगी व्यूअर्स, जो मैं भी मैम को कहने वाली थी और हम लोग फिर ऑन एयर आ गए, कि जब छोटे होते थे ना तो माँ बाप हमेशा कहते थे कि भाई जब भी कोई घर बनाता था तो सबसे पहले जाके ये ऑब्ज़र्व किया जाता था कि सारा सामान नया है या इन्होंने अपनी कुछ ट्रेडिशनल फैमिली की चीज़ें, कुछ पुरानी चीज़ें भी यूज़ की। हमेशा ये कहा जाता था कि नया नया अमीर जो होता है ना, उसको वो हमेशा सारा नया फर्नीचर खरीदता है और जो बंदा ख़ानदानी होता है वो अपनी पुरानी चीज़ों को भी रिवैम्प बिल्कुल, करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि क्लास आप खरीदते हैं, क्लास आप खरीद नहीं सकते, यू कैन नॉट बाय क्लास। क्लास नहीं खरीदी जा सकती, आप कितना भी अमेजिंग चीज़ें लगा लें। और दूसरी बात, हर चीज़ जब ब्रांड न्यू एक घर में आती है तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप शोरूम में आ गए हो। उसमें वार्मथ नहीं होती, जी, अपनायत नहीं होती। बिल्कुल। सो अगर तो आप 20-21 साल के और आपने कोई चीज़ कभी बनाई ही नहीं है और इस वजह से आपकी शादी हो रही है तो सब नया ले रहे हैं, समझ आता है। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन जैसे कि आप हैं मैम या मैं हूँ, हमने वक्त एक ज़िंदगी गुजारी है, हमने चीज़ें खरीदी हैं, हमने कभी एक हमें बड़ा अच्छा कंसोल बड़ा प्यारा लग गया, नानी के घर का पुराना डाइनिंग टेबल आ गया, अब्बा के घर की का फानूस आ गया, ये सब चीज़ें हम यूज़ तो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट चेंज करें ना कि पुरानी चीज़ बुरी है। अच्छा, मैं पहले हमेशा एक बात मैं कहती हूँ, जो कि एक मेरी सेइंग भी है, जो कि थोड़ी मशहूर हो गई थी, वो ये है कि फर्नीचर इज़ एन एसेट, इन्वेस्ट राइट। यानी ये आपके लिए एक एसेट है, ये आपके साथ सारी ज़िंदगी रह सकता है अगर आप रखना चाहें। तो आप पहले जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप वो ठीक कर लें। ठीक है, अब काफ़ी ऐसे पीसेस होते हैं घर के जो मे बी अगर आप देख देख के शायद बोर हो जाते हैं, तो आप उनके कलर्स चेंज करें, आप उसके ऊपर कोई हैंड पेंट कर लें, आप कोई किसी भी तरीके से, आपको फॉर एग्जांपल एक बेड है, वो वुडन है, आप उसके ऊपर अपॉस्ट्री कर लें, कपड़ा चढ़ा लें, तो आप उसको पूरा एक फ्रेश नया लुक दे सकते हैं। तो फर्नीचर की खासियत यही है कि उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं और with एक time। दफ़ा लें और अच्छा लें। जी। देखें, प्लाई की आप टेबल लेंगे तो वो सीधी बात दिन है चलेगी। बिल्कुल लकड़ी की तरह है, वो लकड़ी नहीं है। लकड़ी वक्त के साथ एज करती है, उसकी ब्यूटी इन्हांस होती है। जी बिल्कुल। और वो मतलब बिल्कुल वो कभी ख़त्म नहीं होती। आप उसको आज से 20 साल बाद भी अगर आप उसका कलर चेंज करेंगे और उसको चेंज करेंगे थोड़ा बहुत उसके अंदर, तो बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाएगी। और उसकी बनिस्बत जब आप सस्ता, ओ ये तो सिर्फ 15,000 रुपए का हमें पूरा टेबल सेट मिल गया, भैया आपने वो ले तो लिया, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। सस्ता रोए बार बार। सो इन्वेस्टमेंट की जब बात हो रही है व्यूअर्स, तो फर्नीचर सोच समझ के खरीदना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये बिल्कुल। है। घर की कोई भी चीज़ खरीदे, कोई भी चीज़, क्योंकि वो आप शायद एक ही दफ़ा ख़रीद रहे हैं, मे बी मतलब लोग तो अपना लाइफ टाइम गुजार देते हैं एक ही फर्नीचर के साथ। अच्छा चलिए बेडरूम्स देखते हैं, कुछ जो आपने डिज़ाइन किया है व्यूअर्स, उन बेडरूम्स को भी देखते हैं और ये अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर छोटी स्पेस है, अब जैसे कि ये एक बेड सेट है, अच्छा लोग कभी भी ऐसी लुक की तरफ नहीं जाते हैं, जब उन्होंने अपनी बच्चियों का घर करना होता है या कमरे करने होते हैं, यूजुअली बेडरूम का फर्नीचर बच्ची साथ लेके जाती है कि भी अपने साथ। ऐसे ही। अच्छा इस साइज़ का बेड और इस साइज़ के, फिर से मैं चाहूँगी कि हम ये दिखा, अब ये देखें इतना बड़ा बेड, साइड टेबल्स वगैरह, अब अगर 5 मरले का घर है तो उसमें ये किस तरह से फिट आएंगी चीज़ें? ये आ गई तो और कुछ नहीं आएगा फिर कमरे में।
नहीं ये इतना बड़ा नहीं, मतलब आपको ये लग रहा है देखने में, बट ये 6 बाय 6.5 फीट का ही होता है। अच्छा, दैट्स इट। जी, एक नॉर्मल बेड भी इसी साइज का होता है, सिर्फ इसके पिलर्स आए हैं। ये किंग है या क्वीन? ये किंग है। किंग है। 6 बाय 6.5, अब 6 फीट आप बाय हाँ, 6.5। बट अगर आपके पास इतनी स्पेस नहीं है तो आप क्वीन पे भी जा सकते हैं। कपल आराम से क्वीन बेड के ऊपर क्वीन पे जा सकते हैं, रह लेकिन सकता है, आमतौर हाँ। पे मैं आपको बताऊं जो कि मेरा इतना वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है कि लोग किंग पे ही जाते हैं। किंग पे ही जाते किंग पे हैं। ही जाते हैं। क्वीन मेरे पास बहुत, मतलब पूरे करियर में आई थिंक मैंने 7-8। तो मैम फिर फनकारियों वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर छोटी जगह है जी। और वो गोल्डन अब आप गोल्डन मतलब ऐसे मेरे वाले ऐसे इसको ऐसे ऐसे देखेंगे ऐसे तो हाँ, मेरा ये जो डिजाइन है इट्स नियो क्लासिक, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत कार्विंग नहीं है, बहुत गिचपिच नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। और ये 40 साल तक भी इन फैशन ही रहेगा। इसका ये मेरे आउट ऑफ ख्याल- स्टाइल ही जाता नो viewers। नो नो नो, ये सारी जिंदगी इन फैशन रहेगा। तो ये वो- क्लासिक्स डोंट गो आउट। बिल्कुल। और आप अब देखें ना, इसके साइड पे इस तरह के लिए पिलर्स हैं। कल को फॉर एग्जांपल आफ्टर 10 इयर्स आप इसकी लुक चेंज करना चाहते हैं, सिर्फ आप उसके अगर डंडों को ही कट कर देते हैं डंडों को कट तो वो कर एक नया दें, बेड कलर बन जाता बदल है। दें जी, कलर बदल दें, उसका कपड़ा जैसे इसमें अपॉस्ट्री लगी हुई है, आप अपॉस्ट्री हटा दें या लगा दें, यू नो व्हाटएवर। और वैसे भी व्यूअर्स, मेरी तो राय यही होती है कि बेड के ऊपर जब आपने पीछे बेड का वो लगाना है तो वो उसके पीछे नरम ही कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। नो डाउट सर जाके बिल्कुल। लगता है। एक और बात जो कि मैं कहना चाहूँगी कि डिज़ाइन, एनी डिज़ाइन विदाउट फंक्शनैलिटी इज़ यूजलेस। अगर वो आपके काम नहीं आ सकता, या वो आपके लिए फंक्शनल नहीं है, या वो आपको बेनिफिट नहीं दे सकता, तो उस डिज़ाइन का कोई आपको वैल्यू याद नहीं है जब एक जमाने में मिनिमल इतना इन था कि लोग लिटरली एक सोफा, एक साइड टेबल और एक 2 पीस सोफा आजकल रख के फिर हो बस। गया है, आजकल फिर लेकिन minimal जान in हो उसकी गया है। प्रैक्टिकलिटी नहीं है पीना जी। मेरे घर में अगर 10 लोग आ जाते हैं जी, और सिर्फ एक टेबल और दो चीजें पड़ी हुई हैं और बाकी पूरी जगह खुला मैदान पड़ा है, तो हर बार मुझे बाहर से फर्नीचर लाना डिपेंड पड़ेगा। करता है ना, अगेन वही आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। कुछ लोग होंगे जिनके घर में कोई भी नहीं जाता, ठीक है, आपके घर में अगर लोग आते हैं तो फिर आपको सिटिंग उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और मजीद ये देखिए, अब ये एक और बेड है, वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज अ क्वीन बाय द वे। दिस इज अ क्वीन जी। अब देखें ना कि जिस तरीके से दिस इज design- टोटली कंटेम्पररी मॉडर्न लिविंग, जो कि अपार्टमेंट लिविंग, मॉडर्न लिविंग आजकल आ गई है। बिल्कुल। तो ये उसके लिहाज से और और भी बेड हम- वॉल क्रिएट की गई थी। हमारे पास बेडरूम्स की तस्वीरें वो साथ साथ मैं चाहूंगी हम दिखाते जाए, ताकि मैम उस पर साथ साथ कमेंट भी करती जाए। सो जैसे कि ये है जी, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग डिजाइन है कि पीछे आपने क्या किया हुआ बेड वॉल बनाई हुई है। बेड वॉल बनाई। जी, ये प्लाईज से बनी हुई है, बेड वॉल है, और बेड के वॉल के आगे सिर्फ बेड है, विच हैज नो हेडबोर्ड। और मुझे नजर आ रहा है कि ये ऑब्वियसली यहाँ पे राइटिंग टेबल भी है, डेस्क भी है, तो यहाँ पे टेबल कम ड्रेसिंग टेबल, उसमें मिरर भी दे दिया है हमने, तो वो राइटिंग कम डेस्क, क्योंकि छोटे कमरे जैसे कि आप जिक्र कर रही हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि एक टेबल देते हैं जिसको हम मिरर लगा देते हैं, तो यू कैन यूज इट एज अ राइटिंग टेबल एंड अ डेस्क। बिल्कुल सही है। और ड्रेसिंग टेबल प्रॉपर बन गया, आपने उसके ऊपर ड्रेसिंग अपनी टेबल चीज़ें भी है, रखी, डेस्क भी है। अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास कुछ लिविंग स्पेसेस भी हैं और खाने की स्पेसेस भी हैं। सबसे पहले बेडरूम का अगर आप हमें कुछ टिप्स दे दें कि जब हमने बेडरूम डिज़ाइन करना है तो किन चीज़ों को हमने मद्देनजर रखना है। देखिए, मैं अगर कोई भी कमरा क्योंकि देखिए डिजाइन हर करूं, बंदा तो इंटीरियर डिज़ाइनर के पास नहीं पहुंच पाता ना। नहीं, मैं इसी वजह से इन प्लेटफॉर्म्स पे आती हूँ ताकि मैं गाइड कर सकूँ उन लोगों को कि जो बेचारे नहीं आ सकते मेरे पास, या किसी भी वजह से अप्रोच नहीं कर सकते, दूसरे शहर में होते, या कोई भी और वजह होती है। तो उसमें ये है कि कोई भी कमरा आप डिज़ाइन करें, लाइटिंग का सबसे पहले ख्याल रखें। सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये हर शो में कहती हूँ और मैं हर दफ़ा बताने की कोशिश करती हूँ लेकिन मैम कि बहुत से नेचुरल लोगों के लाइट घरों में बहुत ज़रूरी नहीं है। होती। बहुत से लोगों, मैंने ऐसे ऐसे बेडरूम्स देखे हैं जहाँ पे एक भी खिड़की नहीं है, इतनी सी भी। नहीं, अब जो कि- उधर क्या करें मैम? मैं बिलीव, अच्छा चलें, अगर तो आपके उसमें किराए के घर में है और आपकी खिड़की जो है नहीं है, अब उसकी लाइटिंग को कैसे मैनेज करें? वो तो फिर आपको इंटरनल अंदर क्योंकि लाइटिंग वो करनी ऊपर से पड़ेगी ऐसे ना। जो लाइट दे देते हैं ना, जी, उससे बंदे का दिमाग बड़ा डिस्टर्ब नहीं, होता है। आजकल तो सीलिंग में कंसील लाइट्स आई हुई हैं, कंसील भी हैं, अच्छा। नॉन कंसील भी हैं, जो कि ऊपर लग जाती हैं, एलईडी है, उनका बिल भी बहुत कम आता है। तो आप वो वाली लाइट्स लगा लें, वो वाली लगा। एंड वार्म लगाएं प्लीज़। मुझे वाइट लाइट्स और बिल्कुल नहीं warm पसंद, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि वार्म लाइटिंग करें। सो यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डाइनिंग स्पेस एंड लिविंग स्पेस। बेडरूम तो व्यूअर्स देखिए, दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैम ने कही, एक तो आपके पास स्पेस कितनी है और उसके साथ लाइटिंग। ये दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। याद रखें, बेडरूम में आपका एक्चुअली बहुत ज़्यादा वक्त गुजरता है। आप सोने के लिए भी जाते हैं, वहाँ पे जनरली आपने चेंज भी करना है, आपने तैयार भी होना है, आपकी बहुत सी एक्टिविटीज़ बेडरूम में होती हैं। तो जब सामान, वो जो कहते हैं ना, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ होता है और सामान पे सामान चढ़ा हुआ होता है, तो सांस नहीं आता। उससे 100 गुना बेहतर है कि आप अपनी उठने बैठने की स्पेस बेडरूम के बाहर रखें। सो वो हम आपको गाइड करेंगे अभी ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बीना अमीन हमारे साथ हैं, ब्रिलियंट इंटीरियर डिज़ाइनर। लेकिन
क्योंकि हम दोनों ने चख लिया है अब सरसों का साग। सरसों के साग जी, कैसा बिल्कुल था? बहुत मजे का था। और लाहौर आके ये ना खाएं तो फिर क्या खाएं। चलिए हमने आपको खिला दिया और अभी बाद में भी मजीद खिलाएंगे। साग खिलाने वाली लड़की का क्या राय है भाई? जी बिल्कुल, सरसों का साग रेडी है, मकई की रोटी और साथ में अंडे का हलवा, कंप्लीट मील है। अब देखे ना, ये एक अच्छे से डाइनिंग टेबल पे अगर पड़ा हुआ हो, अगर खूबसूरत से डाइनिंग टेबल पे ये खाना सर्व हो रहा हो, तो इसको खाने का मज़ा भी बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ जाएगा। लेकिन होता ये है कि हम लोग खाने पे भी पैसे खर्च कर देंगे, गाड़ी पे, बाइक पे, घर को बनाने पे, लेकिन जब डेकोर की बात आती है तो वहाँ पे हमें होता है कि जी अब हम यार आप यकीन करें, मेरे पास लोग आते हैं शादी के कपड़े बनाएंगे, 10-10 लाख, 15-15 लाख का लहंगा, 20 लाख का लहंगा, फर्नीचर पे आएंगे, पैकेज कौन सा है आपके पास? भाई आपने उसके साथ सारी लाइफ रहना है, आप पहले उस पर फोकस करें कि आप वो क्या बना रहे हैं और वो कैसे चल रहा है। मेरी एक दोस्त ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की, जब इसकी शादी हो रही थी ना, ये अभी कुछ 8 साल पहले की बात है, तो नया नया ये ट्रेंडिंग में आया था कि आप डिज़ाइनर कपड़े रेंट पे ले सकते हैं और पहन के वापस कर सकते बिल्कुल, हैं। इट मेक्स सेंस। उसने कोई 40,000 रुपीज़ का जोड़ा रेंट किया, बड़ा अच्छा हाई एंड डिज़ाइनर टाइप, किसी बड़े डिज़ाइनर का, वो पहना शादी पे, और जो उसने 6-7 लाख रुपए सेव किए उससे उसने अपने बेडरूम के फर्नीचर में इन्वेस्ट कर दिया। इट मेक्स परफेक्ट सेंस। आपको पता है वो मुझे अभी भी दुआएं देती है, क्योंकि मैंने उसको ये कहा था, मैंने कहा यार ये तूने एक दफ़ा पहने फर्नीचर, तूने सारी ज़िंदगी यूज़ करना है, एटलीस्ट 10 साल तो करना है ना। बेड कब हम लोग नए खरीदते हैं मैम, अनलेस जगह एक और बनाए और हमारे पास हो ना, वरना वही बेड रीयूज होता है। आमतौर पे तो यही हो रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो अनलेस आप घर चेंज कर रहे हो या कोई ऐसा हो। गाड़ी में आपने चले दिन में 1 घंटा गुजार लिया, 1.5 घंटा गुजार लिया, घर में आपने 24 घंटे नहीं तो 20 घंटे तो गुजारने हैं, नहीं तो 8 घंटे तो आपकी गुजारने हैं। जिंदगी का, आपकी आधी जिंदगी आपके बेड के ऊपर गुजरती है। अच्छा, आप लिटरली आधी और जिंदगी। बाकी आपका आपके लिविंग रूम या खाने वाले एरिया के अंदर बिल्कुल, डाइनिंग बिल्कुल, लिविंग रूम बिल्कुल, यूजुअली एक बिल्कुल। होता है। किचन। हाँ, How can we किचन। तो forget? जरा मैं कुछ विजुअल्स दिखाना चाहूंगी डाइनिंग की। अब देखिए ना, ये कोई बहुत बड़ा डाइनिंग रूम नहीं है, ये एक छोटे से डाइनिंग रूम में आपने बड़ी, जरा प्लीज इसके बारे में बताइए मैम। देखिए अगेन ये भी नियो क्लासिक है। ये आप देखेंगे इसके अंदर कार्विंग नहीं है बहुत ज़्यादा, येट देयर इज अ टच ऑफ क्लास, तो इसको हम नियो क्लासिक कहते हैं बेसिकली। इसमें चेयर्स हमने थोड़ी सी कंटेम्प्रेरी यूज़ की हैं, डाइनिंग इसका वुडन है एंड नियो क्लासिक है, जिसको आप आगे भी जाके कभी आप इसका टॉप चेंज कर दें, यू कैन मेक इट इनटू ग्लास टॉप, मार्बल टॉप, तो आप आगे भी जाके इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। वुड कैन नेवर डाई एज यू सेड बिफोर एंड कैन बी रिवैम्प्ड। सबसे खूबसूरत बात ये है। इसी तरह मेरी एक सहेली ने एक दफ़ा डाइनिंग टेबल था उसका पूरा वुड का, वो बोर हो गई, उसने उसमें कार्विंग करवा ली, वही मैं आपसे कह रही हूँ, आप किसी भी तरह से थोड़ा सा design कर नीला सकते हैं। इनले डाल दिया, वो एक बड़े इंटरेस्टिंग सा मुल्तानी आप टच उसका वाला। कलर चेंज करें, आप कार्विंग कराएं, आप उसका टॉप चेंज कर दें। बट वही वाली चीज़ है ना, फाउंडेशन होनी ठीक वही जरूरी तो है। बात मैं आपसे प्रोग्राम के शुरू से यही कह रही हूँ कि बेसिक आपका अगर राइट है, उसके अंदर आप आज से 20 साल बाद भी चेंजेस करेंगे तो वो आपको ब्रांड न्यू ही लुक देगा। अगर लकड़ी है अगर कोई बीना अमीन के पास आता है जी, तो वो उनको क्या सॉल्यूशंस देती हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आगे जाके मैं चाहूँगी कि हम और भी प्रोग्राम्स करें और स्पेसिफिक्स पे बात करें। ठीक है। आज मैं सिर्फ व्यूअर्स को एक उनका जहन बनाना चाह रही थी कि भाई ये चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। देखिए सबसे पहले मतलब जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, इंटीरियर डिज़ाइनर के पास आने का हमें क्या फ़ायदा होता है? बिल्कुल इंटीरियर डिज़ाइनर जो है ना, वो पहले आपकी, अगर अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर, वो पहले आपकी पर्सनालिटी को रीड करेगा। आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपके घर कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आपके पास मतलब सोशलाइजिंग कर रहे हैं आप या नहीं कर रहे हैं, या आप घर में कितना टाइम गुजार रहे हैं, उस हिसाब से आपके मूड को देखते हुए, आपके फेवरेट कलर्स देखते हुए हम आपको एक डिज़ाइन प्रेजेंट करते हैं। तो आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए उन पीसेस के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये कि बजट, जो आपका बजट है आप आके शेयर करें, और जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो भी मैं बताएं। हमेशा अपने क्लाइंट को यही कहती हूँ कि देखें, एक कमरा 10 लाख में भी बन सकता है, एक कमरा 2 लाख में भी बन सकता है। आप मुझे अपना बजट बताएं, मटेरियल्स मैं आपको उसके हिसाब से बताऊंगी, डिज़ाइन का लुक मैं आपको दे सकती हूँ। वी कैन चेंज इनटू द मटेरियल्स, राइट। सो मैम, आपका मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? मेरा मैसेज आपके लिए ये कि अगेन, जैसे कि घर में आपने ज़्यादा वक्त गुजारना है, तो आप अपने घर के ऊपर एक मरतबा, बेशक आप एक वक्त पे एक पीस लें, आप एक साथ पूरा घर ना बना लें, आप एक साल में आप डाइनिंग टेबल ले लें, अगले 6 महीने बाद आप अपना ड्राइंग रूम का सोफ़ा को रिवैम्प कर लें या कपड़ा बदल लें, उसका थोड़ा बहुत शेप चेंज कर लें, तो मतलब ईजीली करें, लेकिन जो है आप एक दफ़ा अच्छा खर्च कर लें। बिल्कुल सही। और बीना जी, आपसे ये रिक्वेस्ट करके आज के शो को क्लोज़ करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आप आएंगी
तो क्या इस वक्त ट्रेंडिंग में चल रहा था 2025 में, और 2026 में क्या ट्रेंडिंग में आ रहा है? जो लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं और सारी चीज़ें अपनी देख रहे हैं, इस टीज़र के साथ क्या आप फिर वापस आएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर, जब भी आपका नेक्स्ट टाइम वापस जब दौर भी के मैं चक्कर- लाहौर आई आपके पास ज़रूर आपने आऊंगी। ज़रूर मेरे पास आना है। ज़रूर, तो thank you। इस टीज़र के साथ आज हम चाह रहे थे कि बीना जी से आपकी मुलाकात करवा लें। इनको इंशाल्लाह हम तकलीफ देते रहेंगे और इनसे जानते रहेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स की। डोंट वरी, एक दिन हम सिर्फ बेडरूम पे तवज्जो देंगे, एक दिन हम सिर्फ डाइनिंग और लिविंग स्पेस के ऊपर तवज्जो देंगे, एक दिन हम एक्सटीरियर्स की भी बात करेंगे जो एंट्रेंसेज होती हैं। अब बाहर का एरिया तो व्यूअर्स आपको लैंडस्केप आर्टिस्ट कर देगा, बेडरूम्स कमरे भी हो जाएंगे, एक एंट्रेंस होती है जिसको फॉयर भी हम कहते Foyer, हैं, बिल्कुल तो जी। उसको किस तरह से तैयार करना है, क्योंकि सबसे और वो पहली सबसे इंप्रेशन पहला इंप्रेशन आपका वही होता है। सो ये सब चीज़ें बीना जी के साथ हम करेंगे। आपके भी अगर कोई सवाल हैं तो 042992000648 पे कॉल करके पूछ लें, या मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, हमें डीएम करें। नेक्स्ट टाइम जब बीना जी आएंगी स्पेसिफिक आप लोगों का नाम लेके सवाल पूछेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच शेफ अनम, एंड थैंक यू सो मच बीना जी, थैंक यू। और आपका भी शुक्रिया व्यूअर्स। खुदा हाफिज़।